ठीक है, तो अभी हम जरा ब्रीफली स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा उसका टाइम हो गया। तो अब ये है कि हमारा जो आज का एजेंडा है डेमो का है, हम लोग थोड़ा बताएंगे कि हमारी ये जो ट्रेनिंग है टैक्स मैनेजमेंट में रिटर्न्स फाइलिंग की, हमने इसको दो हिस्सों में तोड़ा हुआ है। एक बेसिक है जो फंडामेंटल एरियाज कवर करती है, और एक है हमारे एडवांस। उससे पहले हम लोग थोड़ा ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारी जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो क्या हमारी हैं इसमें, क्योंकि हमारा जो हमारे इंस्टीट्यूट का बेसिक मकसद है और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का, कि हमने बुकिश नॉलेज पे काम नहीं करना कि भाई ये ऑर्डिनेंस है, चार स्लाइडें बना के भाई आप ये पढ़ के चले जाएं। हम लोग यहाँ से डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट पढ़ना सिखाएंगे, भाई लीगल डॉक्यूमेंट क्या है। जो बेसिक वाला मॉड्यूल है उसमें हम लोग आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ना सिखाएंगे, किस तरीके से ऑर्डिनेंस नेविगेट करते हैं, क्या चीज़ किधर है। और उसके बाद जो एडवांस वाला मॉड्यूल है उसमें और मेजर एडवांस एरियाज क्या हैं, उसमें आपने डिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे करनी है, प्रोसीजर्स क्या क्या है, लीगल रेमेडीज आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा इसमें है कि इसका सबसे मेन मकसद कि भाई आप और हम जिस मकसद के लिए घर से निकलते हैं और उसका क्या मकसद है, वो है भाई कमाना। आप लोग जो भी परसूट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आपको फाइनेंशियल बेनिफिट, फाइनेंशियल इंसेंटिव हो, जो चाहे इन द फॉर्म ऑफ ये हो कि भाई आपको ये पता हो कि मेरा जो लॉयर है कॉरेस्पॉन्डेंस में से कर रहा हूँ वो क्या कर रहा है, क्या मुझे किसी काम के लिए ओवर चार्ज तो नहीं कर रहा है, या वो सही भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर दूसरी बात ये कि मेरे लिए यहाँ से करने का लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती हैं। तो दो मैं बताता हूँ पर्टिकुलर चीजें होती हैं कि हम लोग इस कोर्स के जो आप आउटकम लेके जाएंगे, तो उसमें से एक आपका मौका क्या होगा कि भाई अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, एक तो मैं स्विच करने में मैं एक बड़ी जबरदस्त वैल्यू एडिशन हो जाएगी। कि मैं नॉर्मल आपको बताऊं, अभी मार्केट में जो चल रहा है कि 25-30 हजार एक नॉर्मल ग्रेजुएट को मिल जाते हैं, कोई बीकॉम वगैरह किया हुआ हो, एंट्री लेवल वाला बंदा हो, तो उसको 25-30 हजार मिल जाते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग कहते हैं कि यार मुझे अकाउंट पेबल में जब टैक्स डिडक्शन है मैं वो भी कर लेता हूँ। आप में से बहुत सारे हजरात यहाँ फाइनेंस वाले बैठे हैं, आपको पता है, कहते हैं कि यार ये जो अकाउंट्स वाला बंदा हो उसको टैक्स का काम भी आता हो। टैक्स का काम के आने से क्या कि कंपनी की रिटर्न फाइलिंग की जो सिलसिला है उस बंदे ने वो भी करना होगा, सीएसआईसी कॉरेस्पॉन्डेंस भी करनी होगी। फिर अगर लॉयर रखा हुआ है कंपनी तो आपने उसके साथ भी कोऑर्डिनेट करना हो, और उसकी रिक्वायरमेंट को अगर आपको टैक्स की नो हाउ होगी तब उसी की रिक्वायरमेंट को फिर अपनी स्टेट की जबान में ट्रांसलेट करके बता सके भाई ये चीज मांग रहा है। ठीक है, इस तरीके से फिर आपको उसमें काफी एडवांटेज होगा। तो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तो बात होती है, तो मेरे पास मेरी अपनी फर्म है, फाइनेंशियल टैक्सेशन सर्विसेज हम लोग देते हैं लोकली एंड इंटरनेशनली एज वेल। हमारा प्राइम फोकस है एसएमई सेक्टर का, और एसएमई सेक्टर ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर है। तो उसमें मैं बताऊं कि मेरे पास जो बच्चे काम करते हैं, ट्रेनिंग जो होते हैं, वो 1 साल 2 साल लगाते हैं, तो मिनिमम उनको 50-60 थाउजेंड उनकी कहीं नहीं जाती। अभी हमारे लास्ट बैच में अभी जो कंक्लूड हुआ है उसमें हमारे पार्टिसिपेंट था, तो उनकी खाली इस वजह से कि भाई उन्होंने टैक्स का कोर्स करिए, टैक्स की नोहाउ इनको है, तो उनकी 80+ पे उनकी जॉब लगी है। ठीक है, तो ये एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी एक किया कि दूसरी अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या है कि आपको यहाँ से इतनी आपको नो हाउ हो जाएगी। हम ये नहीं कहेंगे भाई पूरा आपको ऑर्डिनेंस रट जाएगा, आपको कोई रात के 4 बजे उठा के पूछेगा कि भाई आप मुझे बता दो ये फलाना ऑर्डिनेंस का फलाना क्लॉज क्या कहता है, तो जाकिर नायक की तरफ रटवाएंगे नहीं आपको कहेंगे, आप कहेंगे भाई दिस इज नंबर फलाना नंबर क्लॉज नंबर दिस, ये नहीं। हाँ, आपको मेथड सिखा देंगे, तरीकेकार सिखा देंगे, अच्छा भाई ऑर्डिनेंस पढ़नी कैसे, क्या चीज किधर मौजूद होगी। तो उसमें फिर क्या होता है, हमारे काफी केस स्टडीज हमारे पिछले पार्टिसिपेंट्स के हैं कि उन्होंने फ्रीलांसिंग में काम स्टार्ट कर दिया एज रिटर्न फाइलिंग, या वो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने दो तीन ने तो फुल टाइम अपनी प्रैक्टिस लॉन्च कर दी कि भाई हम उनको अकाउंट वगैरह का काम आता था, उन्होंने कहा भाई एससीसीपी के में है, मैं टैक्सेशन का भी, टैक्स फाइलिंग का भी काम कर रहा हूँ। तो दो तीन हमारे केसेस ऐसे हैं, उन्होंने फुल फ्लेज उन्होंने अपनी फर्म लॉन्च कर दी कि हाँ भी दो तीन लोगों के साथ मिलके मुझे टैक्सेशन का इतना काम आता है, हम लोग एसएमई सेक्टर में सैलरीड इंडिविजुअल्स केसेस हम लोग कर सकते हैं। मेरा अपना एक पर्सनल कांटेक्ट है, जानने वाला दोस्त है, सीए फाइनलिस्ट है, उसकी जॉब ही इसी बेसिस पे लगी थी कि हमारी जो जॉब है कि भाई आपको टैक्स
का सारा मामला आपने देखने हुए कंपनी के। सो जाता ना, मैं भी सो रही हूँ। ठीक है, तो समझ नहीं आता फिर। इनको म्यूट कर देते। तो जो आपकी जाहिर सी बात है कि आप थोड़ी जितनी आपकी लर्निंग होगी उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग हो सकती है। एक एवरेज रेट अगर मैं आपको एक आइडिया दूं कि मैं जो नॉर्मल मार्केट में चल रहे हैं वो 2000 से 5000 के दरमियान एक सैलरी इंडिविजुअल जो छोटे मोटे रिटर्न्स की फी मिल जाती है। अगर आपने सैलरी वाले सैलरी, मेरा दोस्त है उसने अपना ये किया हुआ जॉब भी कर रहा है, और उन्होंने क्या किया कि अभी करते 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 उनकी तकरीबन पार्टिसिपेंट से मैं रिक्वेस्ट है सब लोग प्लीज अपना आपको म्यूट। ठीक है, अच्छा, तो ये है कि आपको 2000 से 5000 पर रिटर्न ऑन एवरेज आपको मिल सकते हैं, और आप अगर 10 आपने भी क्लाइंट पकड़ लिए तो 50,000 ये बिल्कुल फ्री के आपके साइड पे है। अच्छा, इसके अलावा जो केस स्टडीज है, मेरी कंपनी के लोग जाते हैं कि 40,000 50,000, मतलब 50,000 एवरेज है कि भाई आप एक साल लगा देते हैं, एक आध दो सीजन लगा लेते हैं, टैक्सेशन आपको थोड़ा काम आ जाता है, फॉर्म में थोड़ी सीख लेते हैं, वो आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। फिर जो मैं अपने दोस्त का एग्जांपल दे रहा था, उन्होंने क्या किया कि भाई उनके पास क्लाइंट बेस काफी बड़ी है, 60 65 से बड़े हैं, और इन्होंने सैलरी इंडिविजुअल एक्सक्लूसिव इंडिविजुअल पे करते हैं, तो हम उसके हिसाब से वो उसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारी इसमें मेन कोर्स आउटलाइन है, वो लर्निंग आउटकम्स, हम इसको थोड़ा आगे आपको बता देते हैं कि लेवल 1 और लेवल 2 में हमने कोर्स को डिवाइड किया हुआ है। लेवल 1 जो हमारा बेसिक है, कि जो आपको पता होगा, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है। अब मसला क्या है, हमने कुछ लोगों से सुनी भी होती है कि मतलब जितनी भी आप टैक्स की चीजें पूछेंगे कहेंगे यार ये ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है, यार ये मैंने देखा था, या किसी फर्म की आप वो देख लेंगे, फर्म ने अपनी डॉक्यूमेंट कोई बनाया होता है, टैक्सेशन कमेंट्री का बनाया होता है, जिसका भी बनाया होता है, तो उसके हिसाब से वो कर लेते हैं कि भाई अच्छा भाई ये फलानी जगह देखा था, फलानी जगह देखा था, एक्चुअल सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या चीज है। तो हमारा जो पूरा लर्निंग घूमेगी वो हमारी आपको सोर्स डॉक्यूमेंट जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस होगा हम लोग उससे लेके चलेंगे, और क्योंकि करंट टैक्स फाइलिंग सीजन जो चल रहा है 2023 के चल रहे, तो उसी की हम लोग आपको क्लॉजेस वगैरह बताएंगे, ताकि आप इसी, हो सकता है कोर्स के दौरान ही आपको क्लाइंट्स मिल जाए, हो सकता है कोर्स के फौरन बाद मिल जाए, क्योंकि अभी फाइलिंग डेट अभी स्टार्ट चल रही है और वो चलेगी यूजुअली दिसंबर तक चलती है। तो हम करंट बता देंगे 2023 की फाइलिंग के रूल्स वगैरह क्या थे, रेट्स क्या थे, उसके हिसाब से आपको डिस्कसिंग करेंगे। तो जिसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन पे बात करेंगे कि टैक्स के थोड़ा स्ट्रक्चर बता देंगे, टैक्स डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। फिर उसके बाद हम लोग सोर्सेज ऑफ इनकम, जो 4 5 मेन सोर्स ऑफ इनकम, उससे बात करेंगे, जिसमें सैलरीड होगी, बिजनेस इनकम, प्रॉपर्टी इनकम जो आपकी रेंटल इनकम है, और कैपिटल गेन्स टैक्स। ये 4 मेन सोर्सेज ऑफ इनकम होंगी जिसपे हम बात करेंगे। आईएस के पोर्टल पे बात करेंगे हम, अभी जो रिवैम्प हुआ है उसको, पोर्टल को नेविगेट कैसे करते हैं, उसमें वर्किंग कैसे करते हैं। फिर हम लोग सेल्स टैक्स पे मुख्तसर सी बेसिक मॉड्यूल में डिस्कशन होगी, एडवांस मॉड्यूल में बहुत तफसीली उसमें हमने कवरेज उसको दी है। फिर रिटर्न फाइलिंग क्या है, आपको रिटर्न की तैयारी कैसे करते हैं, आपको एक प्रॉपर आयरिस का के हिसाब से एक्सेल का टेम्पलेट दिया जाएगा जिसपे आप रिटर्न तैयार कर सकते हैं, वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री इस कोर्स के साथ आपको मिल जाएगा कि भाई मैं रिटर्न की वर्किंग में कर रहा हूँ तो मैं किस तरीके से चीजें अपनी तैयार करूँ। फिर हमारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, हम लोग क्या बात करेंगे, साइड इनकम में क्या बात करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन में मैंने बताया, जैसे हम लोग पूरी एफबीआर के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, थोड़ा सा टैक्सेशन रेजिम पे हल्का सा टच करेंगे, जो हम लोग अगेन तफसील में एडवांस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। फिर टैक्स सैलरी इनकम में हम देखेंगे टैक्सेबल सैलरी क्या होती है, विद होल्डिंग टैक्स इसमें कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होता है, जैसे 149 है, आप लोग किस तरीके से टैक्स डिडक्शन बाय एम्प्लॉयर आप कम कैसे करा सकते हैं, उसकी क्या तरीकेकार होते हैं। फिर उसके बाद आपका है कि क्या क्या रिलीफ अवेलेबल है साइड इंडिविजुअल्स को, जैसे टीचर्स को कुछ रिलीफ अवेलेबल है, आपकी कोई बच्चों की फीस है उसके आपको रिलीफ अवेलेबल है। फिर हम बिजनेस इनकम पे हमारा तफसीली मॉड्यूल इस पे है, जिसमें जो अंडर सेक्शन 153 आपकी सेल के ऊपर टैक्स विदहोल्ड होगा,
सेल्स टैक्स विदहोल्ड होता है, उसका आपके रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फिर आपका एज अ विदहोल्डिंग एजेंट रोल ओवर डिस्कस हो गया, पेमेंट्स की आपकी क्या जिम्मेदारी है। फिर अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी का इस पे क्या रोल है आपके बिजनेस पे, आप कैश बेसिस पे कर रहे हैं तो क्या सिलसिला होगा, एक्रूल बेसिस पे कर रहे हैं तो क्या सिलसिला होगा। फिर रिकंसिलिएशन, आपको जब एंड ऑफ ईयर आप इनकम टैक्स रिटर्न अपना प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपको क्या क्या चीजें रिकंसिलिएशन करनी होंगी, तो आपको क्या क्या चीजें रिकंसाइल करनी होगी। और फिर एफबीआर के पोर्टल पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आपकी एनटीएन और आपके बिजनेस के अगेंस्ट, जिसको आप अपने रिटर्न फाइलिंग करने इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फिर हमारी बात होगी प्रॉपर्टी इनकम में, रेंटल इनकम में क्या एक्सपेंसेस अलाउड है, क्या एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है, क्या एक्सपेंसेस किस हद तक अलाउड है, रिस्ट्रिक्शन क्या है क्या नहीं है। मिसाल के तौर पे उसमें 20% आपको मेंटेनेंस चार्जेस अलाउड है प्रॉपर्टी के, उस पर कैपिंग है जितना आप रेंट लें। उसके बाद आपको कुछ रेंट एक्सपेंस अलाउ होते हैं, राइट ऑफ्स अलाउ होते हैं कि अगर आप अप्रूवल कर रहे हैं, आप कैश बेसिस पे कर रहे हैं ट्रीटमेंट रेंट का, उसका अलग से जिला होगा। और हम लोग हर उसमें प्रैक्टिकल केस स्टडीज हम लोग साथ लेके जाएंगे, प्रैक्टिकली क्या और ऑर्डिनेंस क्या कह रहा है, और वो बात हो रही है प्रैक्टिकली क्या चीज होती है। जैसे मिसाल के तौर पे हम बात करें कि भाई कहने को यहाँ पे कमर्शियल गाड़ियां जो चलती हैं रूट पे, उनका तो कहने को है कि यार इनकी यार फिटनेस होनी चाहिए, रूट परमिट हो, ड्राइवर की लाइसेंसिंग पूरी हुई हो, गाड़ी सही से लोड हुई हो तो कोई मसला नहीं होता। कहने को तो ये, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, प्रैक्टिकली आप देखते हैं हर जगह ट्रैफिक वाले घूम रहे होते हैं और गाड़ी को रोकते हैं, हाथ देते हैं, हाँ भाई भाई मुझे थोड़ा चाय पानी दे दो। ये सारे रूट्स होने के बावजूद आप लीगल सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करते हैं, उसके बावजूद आपने क्या करना है कि अब क्या हो गया कि इन एडिशन टू जो आपने रेगुलर अपनी चीजें आप डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर रहे हैं, सारे काफी बिजनेसेस ने क्या कर रहे हैं, फिर उनकी रेगुलर रूट पे चौकी वालों को उन्होंने महीने बांध दिए। इसी तरीके से हमारे टैक्स के अंदर क्या एप्लीकेशन है कि भाई सैलरी में प्रैक्टिकल क्या होता है, सैलरी का सैलरी इंडिविजुअल का टैक्स प्लानिंग किस तरीके से होती है, बिजनेस में टैक्स प्लानिंग किस तरीके से होती है, ऑर्डिनेंस क्या कह रहा है, प्रिंसिपली क्या चल रहा है, कच्चे पक्का क्यों होता है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है एक्चुअल, जिस वजह से लोग कच्चे की तरफ जाने मजबूर होते हैं, फिर कच्चे और पक्के को साथ लेके कैसे चलना होता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें। फिर कैपिटल गेन्स टैक्स में प्लानिंग क्या कैसे कर सकते हैं। कैपिटल गेन्स टैक्स आजकल बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक इसलिए बना है, उन्होंने उसको 7E वाले सेक्शन के साथ जोड़ दिया। 7E सेक्शन क्या है, जो हमारा डीम्ड इनकम पर है। डीम्ड इनकम ये है कि अगर आपके पास 2.5 करोड़ से ज्यादा आपकी फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी की अगर है तो आपको उस प्रॉपर्टी वैल्यू का इफेक्टिवली 1% टैक्स देना पड़ेगा, जो तस्वीर की जाएगी कि आपकी डीम्ड इनकम है। उसमें सेल परचेज का क्या रोल है और क्या इसका रोल है बिजनेस यूज वगैरह में, और किस तरीके से उसकी प्लानिंग वगैरह है वो भी डिस्कशन करेंगे। फिर आईआरएस के पोर्टल में कितने पोर्टल्स हमारे, ईरोड एफबीआर है, फिर आईआरएस का अपना पोर्टल है, एफबीआर मालूमात है, अभी इंटीग्रेशन इनकी हो गई है। उसमें सेल्स टैक्स का क्या, किस तरीके से सेल्स टैक्स किधर फाइल होगा, कैसे फाइल होगा। वेरिफिकेशन वाले पोर्टल में हम क्या क्या चीज वेरीफाई कर सकते हैं, चालान की वेरिफिकेशन होती है, आपको इनकम टैक्स स्टेटस की वेरिफिकेशन, आपकी एक्टिव टैक्स पेयर कैसा है आप नहीं है। फिर सेल्स टैक्स में जनरल वीएटी रूल, वीएटी मोड क्या होता है, इनपुट आउटपुट क्या होता है। फिर सेल्स टैक्स की अगेन लेवल 2 में हमारी तफसील डिस्कशन होगी। फिर उसके बाद रिटर्न फाइलिंग की ट्रेनिंग है, जो वो साथ साथ पैरेलल आपके हर मॉड्यूल के साथ चल रही होगी कि हम लोग वेल्थ स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, फिर इनकम फॉर्म कैसे होते हैं, चार्जेबल टैक्स कहाँ डलता है, फाइनल टैक्स कहाँ डलता है, एडजस्टेबल क्या होता है, एडमिटेड क्या होता है। फिर रिकंसिलिएशन ऑफ इनकम टू वेल्थ ये क्यों जरूरी है, ये क्या बताती है, इसको साथ लेके चलना क्यों लाजमी है। फिर केस स्टडीज सब में हम आपको बताएंगे भी केस स्टडीज क्या है, और एक्सेल के आप लोगों के पास सेपरेट्स होंगे वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम के फाइलिंग के हिसाब से। अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है, बेसिकली मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले अपना दे दूं। मेरा नाम सैयद माहिर आलम है, मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और हैदर शमसी एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में एक्चुअली मैनेजिंग पार्टनरशिप में एंगेज हूं। जैसे इंट्रोडक्शन टैक्स का अभी हमारे स्पीकर ने दिया, सिचुएशन जिस तरह अभी आज के इसमें 2023 में दिख रही है टैक्स की, थोड़ी सी इससे डिफरेंट है। ऑर्डिनेंस जो आपको चीज डिपिक्ट कर रहा है, सिचुएशन ये कि जो थ्योरी उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती जा रही है। क्यों डिफरेंट होती जा रही है, उसके दो बड़े रीजन आ गए। नंबर 1, ये ऑर्डिनेंस आया था 2001 में। 2001 से लेके अब तक जितना भी टाइम गुजरा है उसमें न्यूमरस आपके एपलेट ट्रिब्यूनल के डिसीजंस, हाई कोर्ट के डिसीजंस, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस, और वो जितने डिसीजंस थे
वो सारे के सारे जो भी वो एप्लीकेबल हुए, वो अनफॉर्चुनेट रहा कि हमारी जितनी भी आप कहें लॉ मेकिंग बॉडीज हैं वो उन्हें एज ए कोर्स ऑफ लॉ उसमें इंडक्ट नहीं कर सकी, तो वो पैरेलल रिजीम में ऑर्डिनेंस के साथ चल रहे हैं। एग्जाम्पल इसकी छोटी सी देता हूँ, फिर मैं उसको थोड़ा सा आगे कैरी करता हूँ। आपके पास विद होल्डिंग की एक्सरसाइज, आप में से जो भी अभी ऑपरेशन में जितने लोग भी हैं, विद होल्डिंग की एक्सरसाइज सब करते होंगे। गुड्स में आप लोग जाते होंगे तो 153 की एप्लीकेशन आप सब करते होंगे, 153 1A में गुड्स लेते होंगे, 1B में आप सर्विसेज, और 1C में कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की कंफ्यूजन खड़ी हुई कि जी कॉन्ट्रैक्ट जो 1C के अंदर डिडक्शन आएंगी उसका पैरामीटर क्या है। अब हमने पिक करना शुरू किया कि जी कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो अगर सप्लाई ऑफ गुड्स का भी है तो वो भी कवर होगा। 2012-13 तक ये प्रॉब्लम रही कि मैं अगर आपसे सप्लाई ऑफ गुड्स का कोई इन राइटिंग डॉक्यूमेंट साइन कर लेता हूँ तो मैं उसको अज्यूम करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, और जब मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट एज्यूम करता हूँ तो मैं अपने आप को प्लेट काम कर लेता हूँ, डायरेक्ट लिंक करता हूँ 151C के अंदर। इस पे हाईकोर्ट का डिसीजन हुआ, उन्होंने इसको क्लासिफाई किया कि जो 1C की जो स्पेसिफिकेशन है एम्बेड है वो कहाँ जाएगा। उसके 13-14 के बाद से आप समझिए कोई 18-5 साल के बाद जाके फिर ये कानून में इंक्लूड हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम टर्न की कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। टर्न की कॉन्ट्रैक्ट से अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों को किसी को? नहीं। टर्न की कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सिंस इनिशिएशन इंसेप्शन टिल कंक्लूजन, यानी कि मैंने आपसे एग्रीमेंट किया कि मैं आपको एक बिल्डिंग बना के दूंगा, तो उस बिल्डिंग की फर्स्ट रीडिंग से लेके उसका जो लास्ट लॉक है वो ओपन करके मैं आपके हवाले करूंगा। दैट इज 100% ऑफ डेवलपमेंट, दैट्स द थिंग टर्न की कॉन्ट्रैक्ट, तो वो 1C के अंदर कवर होगा। ये एक हाई कोर्ट की बेसिकली डिसीजन। तो पर्पस सिर्फ अभी अंडरस्टैंडिंग करने का, जो ऑर्डिनेंस में आपके पास लिखा हुआ है बेयर रीडिंग ऑफ लॉ, उसके साथ साथ पैरेलल रिजीम में जितनी भी आपके पास इंटरप्रिटेशंस हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, वो सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो पार्ट एंड पार्सल है इस ऑर्डिनेंस। सो हम कभी भी सिर्फ ऑर्डिनेंस की रीडिंग के साथ ये अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप करें कि जो कुछ इसमें लिखा हुआ है वही एग्जैक्टली इप्सो फैक्टो जो है वो जाके अप्लाई होगा। इस चीज की आपको एक अंडरस्टैंडिंग जो मिलेगी, साथ साथ इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग जो मिलेगी वो इवन जब आप आईआरएस पे लॉग इन करके फॉर्म ओपन करते हैं, कोई सा भी आप अपना रिटर्न फॉर्म ओपन करने जा रहे हैं, आप 165 के जो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स फाइल करने जा रहे हैं, आप 116 की अब तो 114 के अंदर ही 116 इंक्लूडेड है, लेकिन जब आप रिवीजन करने जाते हैं तो 116 आपको सेपरेट दी जाती है, वो 114 वाली रिवाइज नहीं होती। सिस्टम के अंदर 116 सेपरेट आएगी, जो 116 के इसमें रिवीजन वाला फॉर्म है। तो जब आप 116 अप्लाई करने जाते हैं तो वहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग के गैप्स नजर आएंगे। क्यों? इसलिए कि ये इंटीग्रेशन जो सिस्टम में की गई है उसमें उन डिसीजंस को अपने पास उन्होंने मद्देनजर रखा है, लेकिन कानून में अब तक अब अनफॉर्चुनेट है चीजें कुछ फाइल हो रही हैं, माइट पॉसिबल जो नेक्स्ट असेंबली जो अब फॉर्म हो इन सेशन जाए तो ये सारी चीजों को इसमें इंडक्ट कर दे और सॉर्ट ऑफ नया एक इनकम टैक्स एक्ट जो है वो डेवलप हो। इससे कुछ समराइज होगा बट इससे ज्यादा पावरफुल होगा। पाकिस्तान में टैक्सेशन का जो एम्बिट है, कानून कह लें आप उसको, दायरे कार कह लें आपको, वो आसान है, मुश्किल नहीं है, ब्रॉड सेंस में उसको जाते हैं लेके। पाकिस्तान में टैक्सेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर रेजिडेंट लोग जो हैं उन पे एप्लीकेबल है। कानून एप्लीकेबल किस पे? सबसे पहले तो सवाल ये होता है ना, ये कानून है, लागू किस पे होगा? रेजिडेंट। रेजिडेंट कौन है? 180 डेज। ये तो 180 डेज क्या चीज, पूरा पूरा सेंटेंस पूरा करता के कन्वे करते निकल जाएंगे। 180 डेज पाकिस्तान में से ज्यादा रहते हैं तो उस पे लागू होगा। 180 डेज से ज्यादा पाकिस्तान में रहता है वो रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, ये तो इंडिविजुअल हो गया। आर्टिफिशियल पर्सन के लिए क्या करेंगे? कंपनीज के लिए, एओपीज के लिए, ट्रस्ट के लिए, फाउंडेशंस के लिए, नॉन आपके एनजीओ एनपीओ के लिए, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा? जो नेचुरल पर्सन का क्राइटेरिया है वो आर्टिफिशियल पर्सन का भी, उसमें आसानी और क्या है? क्या है कि जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई, यानी कि पाकिस्तान में बॉर्न हुई, जो आर्टिफिशियल पर्सन पाकिस्तान में पैदा हुआ वो पाकिस्तान का रेजिडेंट है। क्वेश्चन, नेचुरल पर्सन जो हम और आप जैसे है ना, हमारे लिए कि हमारा प्लेस ऑफ स्टे क्या होगा, ठीक है, इसके ऊपर रेजिडेंसी। लेकिन जो आपका आर्टिफिशियल पर्सन उसके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट में बनी, रजिस्टर्ड कहाँ हुई? एससीसीबी में, पाकिस्तान की रेजिडेंट है, खत्म बात। एससीसीबी पाकिस्तान की बॉडी। ट्रस्ट रजिस्टर हुआ पाकिस्तान में, अब तो ट्रस्ट की अथॉरिटीज बन गई है हमारे पास, सोसाइटी एक्ट की अथॉरिटीज है प्रोविंशियल में, तो पाकिस्तान में अगर डेवलप हो गए वो पाकिस्तान के रेजिडेंट है। तो जो पाकिस्तान में रेजिडेंट है, जो पाकिस्तान में रेजिडेंट है वो वर्ल्ड वाइड इनकम के लिए पाकिस्तान में टैक्सेबल है। यहां से इस ऑर्डिनेंस की एप्लीकेबिलिटी जिसको हम कहते हैं ना, ये अप्लाई किस पे होगा? कानून का सबसे बड़ा नुकता ये होता है, जब भी कोर्ट में जाए कहीं जाए, क्या ये कानून मुझ पे लागू होता है या नहीं होता? सबसे पहला सवाल है।
इसमें AOP है, अगर दो है वो तो ऐसी चीज रजिस्टर्ड नहीं होता, इसके लिए भी क्या पार्टनरशिप कहाँ रजिस्टर्ड होगी? वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होती है। पार्टनरशिप की दो फॉर्म्स है ना आपके पास। हाँ, मैं उसको दोनों को एक्सप्लेन कर लेते हैं अभी 2 मिनट में। दो फॉर्म होती है ना आपके पास एओपीस की, एक रजिस्टर्ड एक अनरजिस्टर्ड। इस तो तीसरी मेरा नहीं ख्याल, मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर कोई हो तो मुझे भी जरा सा शेयर करते चलेंगे हम उसी में। जो रजिस्टर्ड है वो कहाँ रजिस्टर्ड होगी? रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार किसकी बॉडी है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या है? फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो वो आर्टिफिशियल पर्सन भी तो बॉर्न पाकिस्तान में ही हुआ। अब अनरजिस्टर्ड पर आइए। अनरजिस्टर्ड एओपी क्या चीज है? ऐसा एग्रीमेंट दो आदमियों के दरमियान पार्टनरशिप का, जिसके तहत वो कोई बिजनेस करेंगे लेकिन वो किसी भी बॉडी के पास रजिस्टर्ड नहीं है, यही है। लेकिन वो जो दो नेचुरल पर्सन है जिन्होंने वो एग्रीमेंट किया है, वो किस मुल्क में किया, किस स्टैम्प टैक्स के तहत किया? फेडरेशन के। अनरजिस्टर्ड नेचुरल पर्सन भी पाकिस्तान के अंदर नहीं है। सो इस वजह से ये आपके पास रजिस्टर्ड कहलाएंगे, ठीक है। इसकी और बोला करो कि कानून बहुत बड़ा है, बहुत डेप्थ में। इसके अलावा भी चीजें हैं, फॉरेन कंपनीज की भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आप विद द वर्च्यू ऑफ टैक्सेशन पाकिस्तान के रेजिडेंट कहलाएंगी। एक वर्ल्ड वाइड कंपनी है, वो दुनिया में कहीं और रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में ऑपरेशंस करती है, उसकी टैक्सेशन का क्वेश्चन कैसे अराइज हो? भाई वो कहीं और फॉर्म हुई है, यहाँ काम कर रही है। तो ऑर्डिनेंस में एक कॉन्सेप्ट दिया गया, वो है पीई का, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, जिसकी अभी फर्दर एक्सप्लेनेशन मजीद आई है। वो ये कहते हैं कि जी आप पाकिस्तान के अंदर, भले आप दुनिया में कहीं भी रजिस्टर्ड है, लेकिन आप पाकिस्तान में 3 एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो इसका ये मतलब है कि आपने पाकिस्तान में पीई फॉर्म की है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट फॉर्म की। क्या है? आप जमीन के अंदर कुछ कर रहे हैं, माइनिंग, एक्सक्लेवेशन, एक्सट्रैक्शन, जमीन से ऊपर कुछ कर रहे हैं, बिजनेस, ट्रेड, सर्विसेज। जमीन से ऊपर मतलब उसको भी बोलेंगे आप आसमान में कुछ कर रहे हैं, मींस आप पाकिस्तान की स्पेस लिमिट जो इंटरनेशनल लॉ के हमें अलाउड है, जैसे पानी हमें अलाउ होता है, हम पूरे दुनिया के समंदर पे अपनी हाकमियत नहीं दिखा सकते। एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन में हमें समंदरी हुदूद अलाउ होती है, जिसे हम अपनी मैरीटाइम बॉर्डर्स अपने कहते हैं, जिसके अंदर हम अपनी फिशिंग कर सकते हैं, अपने वेसल्स को विदाउट एनी फर्दर नोटिफिकेशन चला सकते हैं। इसी तरह स्पेस भी हमें मिली हुई होती है। तो अगर वो हमारी स्पेस यूज कर रहे हैं, जमीन के ऊपर काम कर रहे हैं या जमीन के अंदर कुछ कर रहे हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज जो है विद द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डिनेंस पीई की क्लासिफिकेशन में चली जाएगी, दैट इज परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। जो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट या अराइज होगा, उसकी टैक्सेशन एज गुड एज पाकिस्तानी बॉन्ड कंपनीज के थ्रू। तो एम्बेड ऑफ ऑर्डिनेंस तो ये इतने हिस्से में ये बंद हो जाता है कि किस पे ऑर्डिनेंस लगेगा, किस पे नहीं लगेगा। जिस पे ऑर्डिनेंस लगेगा, रेजिडेंट पर्सन हो गए, वो वर्ल्ड वाइड इनकम के लिए पाकिस्तान में टैक्सेबल होंगे। सिर्फ पाकिस्तान में कमाया इसमें नहीं है, अगर वो दुबई में कुछ कमा रहे हैं, यूके में कुछ कमा रहे हैं, यूएस में कमा रहे हैं, पाकिस्तान में टैक्सेबल होंगे। सब्जेक्ट अब आया यहाँ पे, दुनिया में एक कॉन्सेप्ट होता है अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। वो कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली वो ये कहता है कि आपकी इनकम एक है, चाहे यहां आपने कमा ली, बाहर कमा ली, है एक ही वो। उस पे प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस ये कहता है कि आपको 2 दफा टैक्स नहीं देना चाहिए, जबकि इसकी एक बड़ी रेडिली अवेलेबल जो है ना वो एक्सेप्शन भी है, वो भी मैं आपसे भी करूंगा, वो हैंड टू हैंड क्यों चेंज हुई। अगर आपने यहाँ इनकम जनरेट की, आपने यूएस में इनकम जनरेट की, आप यहाँ के रेजिडेंट थे, तो कानून कहता है आप यूएस वाली इनकम पे भी पाकिस्तान में टैक्स देंगे। वहाँ पे तो टैक्स कट जाएगा ना सर मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मार्चिंग प्रोडक्ट। प्रॉब्लम ये हुई कि जब वहां पे टैक्सेशन मेरी हो गई, मैं या दोबारा टैक्स दूंगा। तो इस सिनेरियोस को देखते हुए, इस कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए वर्ल्ड वाइड जो है एग्रीमेंट्स स्टार्ट हुए, जिनका नाम दिया गया टैक्स ट्रीटीज। और इस पूरे एग्रीमेंट को जो अब एप्लीकेबल करवाया गया है, उसका पूरा नाम दिया अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, ट्रीटीज फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। तो ये टैक्स ट्रीटीज ये इंश्योर करती हैं कि कोई एक आदमी अगर एक से ज्यादा मुल्कों पर टैक्स होने जा रहा है, तो वो किसी एक मुल्क पे उसको टैक्स करवाएं, और दूसरे मुल्क में जहां पे उसकी एप्लीकेबिलिटी है, वहां पे उसको उस टैक्सेशन के बेसिस पे या तो क्रेडिट मिले या उसको रिड्यूस रेट पे टैक्सेशन किया जाए। तो पाकिस्तान में एक जिन ममालिक के साथ हमारी टैक्स ट्रीटी है, उन ममालिक में होने वाली इनकम के ऊपर जो टैक्स अदा कर दिया गया है, उस टैक्स का इप्सो फैक्टो एज इट इज क्रेडिट मुझे मेरी करंट टैक्सेशन में मिल जाएगा, एग्जेम्पशन नहीं है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल डिजाइन को अपने दुरुस्त कर लीजिएगा। हम ये नहीं समझ रहे यार कि अगर यूएस में टैक्स कट गया तो इनकम एग्जाम्प्ट है, इनकम एग्जाम्प्ट नहीं है। वो मेरी इनकम क्लब हो गई, टैक्स होगी, मुझे वो टैक्स जो मैंने यूएस या दुबई या एल्सवेयर दिया है उसका क्रेडिट मिलेगा।
जो मेरी लाइबिलिटी असर्टेन हुई है क्लब करने के बाद, उसमें से वो क्रेडिट एडजस्ट हो जाएगा, रेस्ट देने का मैं पाबंद हूँ। सिचुएशन अराइज ऐसे होती है समटाइम यूएस का टैक्स ज्यादा निकलता है हमेशा, वो 36 to 45% जाता है। मेरा हाईएस्ट स्लैब जो है, देखने को तो लास्ट स्लैब 35 है, लेकिन एवरेज ज्यादा 31.34 31.26 ऐसे राउंड करता है। तो होता है कि यूएस की पूरी टैक्स से बड़ा क्रेडिट आ जाता है, तो वो क्रेडिट को फिर कर्टेल करके उस एक्सटेंट तक रखा जाता है जिस एक्सटेंट तक मैं पाकिस्तान में उस इनकम पर टैक्स देने के लिए पाबंद था, वहां तक मुझे क्रेडिट मिलता है, रेस्ट मैं पे करता हूं। तो ये एक इसकी एक साइकिल है टैक्स रेडी। तो बताने का थोड़ा सा पर्पस हो, तमीज बांधने का ये था कि ऑर्डिनेंस जो है अप्लाई किस पे होगा, किस इनकम पर होगा, शेप क्या होगा। ऑर्डिनेंस के अंदर अभी से सर ने डिस्कस किया कि आपके पास उन्होंने कैटेगराइज कर दिया इनकम रिजीम्स को, आपकी आमदनी के नाम रख दिए उन्होंने, ये तनख्वाह लेता है, ये किराया लेता है, वो बिजनेस करता है, वो करता है जो ये तीनों काम नहीं होते, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो उसकी डेफिनेशन यही है कि जो कहीं नहीं आती है वो इसमें आती है। अगर आप पढ़ेंगे ऑर्डिनेंस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के बोला वो कहीं नहीं गिरी वो इसमें, तो ये वो करता है जो कोई नहीं करता, इसका उर्दू में यही मतलब। सैलरीड पर्सन का मामला थोड़ा सा डिफरेंट किया उन्होंने शुरू में। उन्होंने कहा कि जी ये मजलूम कौम है, तो इसको फायदा ये दो कि पहले 2000, अगर मैं गलत ना हूं तो 14 ऑर्डिनेंस आया, 2000 सॉरी आईआरएस आया 2014 में, 13-14 तक उन्होंने कहा है कि जो सैलरीड पर्सन है वो रिटर्न फाइल करने के लिए भी लायबल नहीं है। उसका एम्प्लॉयर जो टैक्स डिडक्ट कर रहा है उसका एक सर्टिफिकेट देगा 115 में, और वो सर्टिफिकेट जो होगा एज गुड एज रिटर्न होगा, और वही फाइलिंग से उसकी रिटर्न फाइलिंग ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज हो जाएगी। जब ये आईआरएस आया तो फिर उन्होंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। उन्होंने कहा कि जी जो आदमी टैक्सेबल सैलरी के एम्बिट में वो रिटर्न भी फाइल करेगा। रिटर्न फाइलिंग एक एलिमेंट का पूरा पैराडिग्म बिल्कुल डिफरेंट है। इनकम की टैक्सेशन जो कि क्लासिफाई की गई ऑर्डिनेंस में सैलरी की, उन्होंने अपनी तरफ से इसको थोड़ा सा आसानी से रखा। उन्होंने कहा कि जी हम आपसे आपकी सैलरी पे जो टैक्स लेंगे वो आपके पार्ट पे फाइनल होगा, सब्जेक्ट कि आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम ना हो, कि आप वाहिद सैलरीड पर्सन हो, आपकी सैलरी पे से आपका एम्प्लॉय डिडक्ट करेगा और आपकी रिजीम फाइनल हो जाएगी। जिस वक्त इंट्रोड्यूस किया गया उस वक्त जो रेट्स थे वो बहुत अच्छे रेट्स थे सैलरी क्लास के लिए। शुरू तो 4 लाख रुपए से सिस्टम हुआ था, फिर वो अब तक बढ़ते बढ़ते 6 लाख हुआ। एक जमाने में तो ये 12 लाख वाली भी 2 साल में खासा 19 या 20 में रही थी, जिसमें आप 1000 रुपए आप देखिए 12 लाख रुपए तक आप एंजॉय करें। फिर एक साल उसको एंजॉय इस तरह करवाया कि बिजनेस वाले को भी उससे अटैच कर दिया गया कि बिजनेस इंडिविजुअल भी अगर है तो वो भी 12 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रहे हैं तो 1000 रुपए दे और खत्म हो गया। बेस्ट थिंग थी। खत्म क्यों किया गया, गलती हुई है, लेकिन ये बेस्ट थिंग थी। क्यों थी चलो हम डिस्कस करेंगे। नहीं यार, आईएमएफ हर चीज वो कहते हैं ना, अपनी गलत कार्यों का इल्जाम हर किसी को नहीं देना चाहिए। बहुत ज्यादा जो है ना वो अहमक हम खुद भी हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। डिस्कस करेंगे अपने इस पे भी। सिचुएशन ये कि अब सैलरीड पर्सन को हम देखते हैं तो उसमें उनको फायदा ये होगा कि जी फाइनल रिजीम में आप रिटर्न फाइलिंग की ऑब्लिगेशन नहीं थी। थर्डली कि आपका केस बीइंग अ सैलरीड, आज तक ये इनकम टैक्स की पॉलिसी है ऑडिट की कि वो बैलेटिंग में नहीं आता, आप ऑडिट के लिए सिलेक्ट नहीं होंगे अगर आप सैलरीड क्लास। तो ये बेनिफिट सैलरीड क्लास को दिए गए एज पर लॉ। आपसे उसके बदले क्या लिया गया, उसके बदले आपसे लिया गया भाई जो सैलरी तुम्हें दी गई उसमें कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा, सैलरी ग्रॉस पे टैक्स होगी। प्रोवाइडेड कि उन्होंने पहले कुछ आपको कंसेशन उसमें दी हुई थी बहुत सारी कि आप ये एडजस्ट कर लेंगे। आखिर में आज के दौर में जाके ये बची है सिर्फ कंसेशन कि जी आपको 10% मेडिकल अलाउंस सिर्फ मिलेगा बेसिक का, अगर आपकी तनख्वाह के अंदर डेफिनेशन बेसिक की अवेलेबल है। अगर बेसिक डेफिनेशन अवेलेबल नहीं तो आप ग्रॉस पे कर सकते हैं, तो आपको 10% रिडक्शन मिलेगी कैलकुलेशन में कि आप अपनी तनख्वाह में से वो 10 कम करके आप करें। अब वहां सिचुएशन क्या खराब होती है, सिचुएशन ये खराब होती है कि जब एम्प्लॉयर टैक्स करने जा रहा है तो क्या वो 10% को लेगा, तो आंसर इज नो। 149 तो नहीं कहता, वो तो कहता है ग्रॉस पे। तो सेक्शन 13 और 14 वो तो सीधा सीधा सैलरी की डेफिनेशन में कह रही है यानी बेनिफिट पेड, खत्म, आगे बात ही नहीं कर रहा। उसमें डेफिनेशन जो क्लासिफाई किया है 13 में, रेम्यूनरेशन, बोनस, ग्रेचुटी, सब कुछ इंक्लूड कर दिया, वो नहीं करेगा। आप रिटर्न में 10% का गेम लेंगे, होगा कि अल्टीमेट आपका छोटा सा रिफंड अराइज हो जाएगा। वो रिफंड जो है वो आपके दिमाग के अंदर एक खलिश पैदा करेगा, ये मेरे पैसे सरकार के पास पड़े मुझे चाहिए, और वो कभी जिंदगी में आपको नहीं मिलेगा। उल्टा प्रॉब्लम ये होगा कि आप वेरिफिकेशन के एक बड़े पूरे सर्कल में चले जाएंगे। जैसे ही आप 170 की रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करेंगे आपका केस जो है वेरिफिकेशन में आ जाएगा कि जी रिफंड चाहिए, वेरीफाई करा दें। तो रिफंड का जो बेसिक डेफिनेशन है ना वो ये है कि एक्सेस टैक्स पेड फ्रॉम योर लायबिलिटी। तो आप ये प्रूव करेंगे कि मैंने एक्सेस टैक्स पे किया है फ्रॉम माई लायबिलिटी।
अब वो प्रूफ करने के लिए वो आपके साथ अच्छे तरीके से शुरू करेंगे। तो सजेशन हमने एम्प्लॉयर्स को यही दिया कि यार इस सबमिट में ना लेके जाओ, जिससे मजीद कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि तुम्हारा कटा हुआ टैक्स वापस नहीं मिलेगा। सैलरी का टैक्स वैसे भी आप इम्पॉसिबल है कि आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप एडजस्ट किससे करेंगे? आपके पास दूसरी सोर्स ऑफ इनकम अगर आ गई तो आपकी क्लास चेंज होने पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनेंस के तहत आपकी जो रिजीम है सैलरी की, वो उस वक्त तक सैलरी रिजीम है जबकि आपके पास कोई और इनकम नहीं है, या अगर कोई इनकम आ गई है तो वो आपकी इनकम आपकी सैलरी से 25% से ज्यादा नहीं है। पहले ये रेट था 50-50, 50% आपकी कोई भी इनकम हो वो 50% से ज्यादा ना हो। अब ये रिजीम चेंज हो गई, ये हो गई 75-25। सैलरी 75 होगी, अदर 25 होगी सैलरी क्लास। सैलरी 74 हुई, अदर 26 हुई बिजनेस क्लास। 2 लेयर स्लैब का जंप होगा, 2 लेयर, एक नहीं 2। इंटरेस्टिंग केस ये है सैलरी का। सैलरी की क्लास कोई कॉम्प्लेक्स इतनी ज्यादा नहीं है, आसान है। बेनिफिट पहले बहुत ज्यादा मिल जाते थे, लाइबिलिटी में से जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होते थे अब वो भी खत्म हो गए। आपको अब सिर्फ सेक्शन 60 में जो आपके पास ज़कात है, और ज़कात भी वो जो आपको क्लासिफिकेशन में दी गई है कि कौन सी अलाउ होगी, उसका बेनिफिट मिल सकता है आपको डिडक्शन में एज एन एक्सपेंस। अदर देन दैट आप कुछ भी नहीं। आपके पास रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लेक्स थी, उन्होंने उसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है और उसका रिजीम फाइनल से चेंज करके नॉर्मल कर दिया है। आपके पास जो भी रेंटल इनकम है अब वो नॉर्मल स्लैब के ऊपर टैक्स होगी, बिजनेस नेचर की क्लासिफिकेशन रखेगी। अलाउेबल आपको 20% अलाउंस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेंटेनेंस के नाम पे, खर्च करे ना करे, कोई एविडेंस नहीं देना। आपका रिटर्न उसको ऑटोमेटिकली 100 रुपी को 80 रुपी कर देगा। 6% कलेक्शन चार्जेस टू द ट्यून कि आप उसको वेरीफाई करा सके थ्रू डॉक्यूमेंट्स, ये आपको अलाउ होगी। कोई केस चल रहा है प्रॉपर्टी पे, वकील की फीस अलाउ होगी। सरकार को कोई चालान दिए में वो अलाउ होंगे, कोई पेनल्टी भर दी है वो अलाउ होगी। एसबीसीए वाले को अगर कोई पेमेंट्स किए चालान के वक्त अलाउ होगी, रिश्वत अलाउ नहीं होगी। ये आपके पास इसमें एक्सपेंसेस मिल सकते हैं। टैक्सेबिलिटी होगी नॉर्मल में, अगर आप सैलरी के साथ रेंट को ऐड करेंगे और 75 और 25 आउट हो गया, आप नॉर्मल रिजीम में चले जाएंगे, मींस बिजनेस रिजीम में। सेकेंडली रिटर्न जो आपका है वो भी आपको उसके अंदर, अब आप सैलरी क्लास में शायद आपको, अगर मैं गलती पे ना हो तो रेंट वाला पोर्शन नहीं देता, वो आपको नॉर्मल मिल जाएगा। सैलरी का जो स्पेसिफिक फॉर्म है उसमें लेके नहीं जाता। वहां से हमें ये कंफर्म होता है कि जो सैलरी के साथ रेंट है वो उसकी मेथोडोलॉजी ऑफ डिफरेंट है, वो उसको एज ए इनकम कंपेयर टू पर्सन नहीं लेना। एक आपके पास थर्ड रिजीम आई बिजनेस की। बिजनेस की रिजीम बहुत बड़ी है, पूरा ऑर्डिनेंस 70-80% बिजनेस रिजीम कवर करता है। ये सब सारी बातें 20% भी नहीं है जो हम बात कर रहे हैं अदर देन बिजनेस, इसलिए कि बिजनेस की टैक्सेशन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि हम कंसल्टेंट जो एक्चुअली जी इसी पर है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है इस पे ये डिपार्टमेंट और कंसल्टेंट सब हम चल रहे हैं बिजनेस पे। प्रॉब्लम खड़ी कहाँ होती है? पाकिस्तान के अंदर टैक्सेशन का जो मॉडल बिजनेस के लिए, उसमें 3 से 4 क्लासिफिकेशन आपने सबने सुना होगा, सबको पता होगा। पहला हम देखते हैं एनटीआर, नॉर्मल टैक्स रिजीम होती है। एक हमने सुनी होगी एफटीआर, फाइनल टैक्स रिजीम। एक हमने सुनी है एमटीआर, मिनिमम टैक्स रिजीम। एमटीआर के भी 2 हिस्से हैं, एमटीआर भी 2 तरह की है। एक एमटीआर वो जो विदहोल्डिंग के ऊपर आ रही है, एक एमटीआर वो है जो 113 की मिनिमम पर है। टैक्सेशन का जो मॉडल पाकिस्तान में बिजनेस का, वो ये कहता है कि जी आपके पास जो रेवेन्यू है वो आप एक तरफ रखें, जो एक्सपेंसेस है दूसरी तरफ रखें, जो प्रॉफिट आया उसको तीसरी तरफ रख लें। 3 जगहों पर हमने 3 चीजें फिक्स कर दी। अब उससे स्टार्ट करके सबसे पहले आप जाएंगे जी आपका, अभी मैं, अच्छा इसमें एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, इसमें विदहोल्डिंग का लिमिट अभी मैं बाद में डालूंगा, पहले सिंप्लीफाइड वर्जन में थोड़ा सा कर लूं, फिर इसको कॉम्प्लेक्स कर देंगे। जो प्रॉफिट है उसके ऊपर रेट एप्लीकेबल होगा। इंडिविजुअल के स्लैब्स है, कंपनीज के बाद में स्मॉल कंपनी 22% है, और जो अदर देन स्मॉल 29% है। आप रेट अप्लाई करें, टैक्स आपने प्रॉफिट पे रेट अप्लाई किया, आपके पास लायबिलिटी अराइज हो गई, ये आपको पे करनी, बोला नहीं ये नहीं पे करनी है, अभी रुक जाओ। इसको आपको 2 चीजों के साथ कंपेयर करना है। किन 2 चीजों का कंपेयर करना है? नंबर 1, आपका जो रेवेन्यू है उसके ऊपर आप इस साल का रेट है टर्नओवर 113 का 1.25%, 1.25 आप रेवेन्यू पे हिट करें। आपने हिट कर लिया, एक वैल्यू निकल कर आ गई, आप उसको एक तरफ लिखे। प्रॉफिट के ऊपर 29% लगाया था, उसको सामने रखिए। एक और चीज हमारे पास आती है, उसको हम कहते हैं एसीटी, अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स। प्रॉफिट का अकाउंटिंग प्रॉफिट 17%, वो आप हिट करें, तीनों को सामने रखें, जो इनमें से ज्यादा है वो आप पे करें। ठीक है, ये पाकिस्तान की टैक्स पेमेंट स्ट्रक्चर में। अब इसकी रिजीम चेंजेस का मसला क्या है? अगर मैं 113 वाला हायर है मैंने पे कर दिया, तो मुझे सहूलत थी लास्ट ईयर तक कि मैं 5 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड करूं, और नेक्स्ट ईयर की कोई लाइबिलिटी अगर आती है प्रॉफिट के ऊपर तो उससे एडजस्ट कर लूं।
6 साल वो लैप्स हो जाएगा, इस साल से वो कैरेक्टरिस्टिक 3 साल रह गई, ठीक है, 2 साल उन्होंने और उसको डिस्काउंट कर दिया। 113 का मिनिमम प्रॉफिट से ज्यादा है, पेमेंट वो होगी, अभी हम पेमेंट की बात में इसीलिए कर, और वो कैरी कर जाएगा 3 साल की। जो नॉर्मल वाला टैक्स आया आपके पास, जो प्रॉफिट पे आपने हिट किया, वो आपकी टैक्स एक्सपेंस है आपका, वो लाइबिलिटी तो वो जो पे करनी है, ये आपका टैक्स एक्सपेंस है। या आप अकाउंटिंग पर्पज के लिए अपने बुक्स में जो हम चार्ज लेते हैं, जब हम कंप्यूटेशन करते हैं, अपने पीएनएल बनाते हैं, तो उसमें जो चार्ज आ रहा होता है वो चार्ज प्रॉफिट वाला है। मिनिमम टैक्स का चार्ज हम नहीं लेते, मैं उसका रीजन देता हूँ, ये मेरी और समझिए और जो हमारे दोस्त प्रैक्टिस में उनके साथ मेरी एक अंडरस्टैंडिंग गैप है। ये वो ये कहते हैं कि जी हमने मिनिमम भी पे कर दिया, इसको भी ले लें आप। मैंने कहा नहीं यार, ये मैं 3 साल तक कैरी कर सकता हूँ, ये मेरा एसेट है, मैं आज इसको डिस्पोज नहीं करूंगा, मैं इसको इसके एट द पीरियड ऑफ लैप्सिंग करूंगा, जब मेरी एंटाइटलमेंट खत्म होगी मैं उस वक्त प्रायर में चार्ज कर दूंगा। बट अगर मैं आज चार्ज कर दूं, कल को मैं क्लेम करूंगा, तो मैं क्या प्रायर में रिवर्स करते रहूंगा? सिचुएशन बहुत इम्बैलेंस नहीं हो जाएगी? आज एक्सपेंस ले रहा हूँ, नेक्स्ट ले रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स है वो तो जंप कर रहा होगा। और मैं अकाउंटेंट जो है सारी दुनिया में कंसिस्टेंसी का जो रूल है उसको बड़ा फॉलो करने की तरफ मैं अपने आप को फॉरवर्ड करता हूँ। सो ये एक अंडरस्टैंडिंग का गैप है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट ये इंटरप्रिटेशनल गैप है। चार्जेबिलिटी कहाँ से होगी, कितनी होगी, कहाँ पे हम रुकेंगे, ये हमारे पास एक डिफरेंट मॉड्यूल है बिजनेस का। ये एक छोटा सा एस्पेक्ट है बिजनेस का कि अगर हम कर रिटर्न में भी आप जाएंगे, आपको रिटर्न का जो कंप्यूटेशन वाला टैब है जब ओपन करेंगे वो आपसे यही नंबर्स के ऊपर कंप्यूट कर रहा है। कभी कभी हम देख रहे होते हैं कि यार हमसे वेरी कर रहा है, वो वेरी की रीजन ये होती है कि एक्सपेंस कुछ आ रहा है, पेमेंट कुछ मांग रहा है। क्यों? इसलिए कि रेवेन्यू का 100% एक्सीड कर गया, आपको फिर वहां देना पेमेंट। आपका चालान जो बनेगा वो रेवेन्यू किसका, इस पर आपको रिटर्न ही नहीं लेगा। बिजनेस के अंदर आपके पास इसमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कहाँ पे आती है, जब हम रिजीम कहते हैं मिनिमम की, दूसरी कैसे आएगी? आपका बिजनेस है पाकिस्तान में, आप सप्लाई करते हैं गुड्स, आपने जिसको गुड्स दी उसने आपका 153(1)(a) के अंदर डिडक्शन स्टार्ट किया, आप कंपनी थे, आपका 4% उसने टैक्स काट लिया, अब तो 5% हो गया इस साल से, 1% वो रेट बढ़ गया, तो 5% उसने आपके टैक्स विदहेल्ड कर लिया। अब जब आपका टैक्स वो विदहेल्ड हो गया, आप ट्रेडिंग कंपनी पे, तो उसका फेट क्या होगा? कानून ये कहता है कि जो टैक्स आपका कटा वो आपके लिए एडजस्टेबल है, आप उसको एडजस्ट करें, किससे? अपनी लायबिलिटी के साथ। लेकिन वो कहता है कि आपके साल के आखिर में अगर प्रॉफिट इतना कम हो गया कि उस पर जब नॉर्मल रेट हम लगा रहे हैं तो जो टैक्स कटा हुआ है वो उससे ज्यादा है, तो मैं वापस कुछ नहीं करूंगा, जो टैक्स कट गया वो डूब गया। दैट इज कॉल्ड द मिनिमम टैक्स। ये मिनिमम टैक्स रिजीम ये कि जो डिडक्शन हो गई वो आपकी मिनिमम लायबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट है पे करने की। पहले वो एडजस्टेबल थी, लायबिलिटी से इसको एडजस्ट कर रहा था, रिमेनिंग रिफंड में कन्वर्ट कर रहा था। अब आपके 2 साल में खास 19 से हुआ है, शब्बा साहब के आने के बाद से ये हुआ है, उन्हीं का साल था पहला जिसमें इसको मिनिमम किया गया। नहीं, सर्विस का डिफरेंट हो गया ना। अब अगर कंपनीज आप हैं तो 8 था पहले, अब 9 हो गया, इंडिविजुअल है तो 10 था वो 11 हो गया, 1% पूरी रिजीम बढ़ गई सेल्स टैक्स की तरह। 17 से 18 हुए, इनकम टैक्स की विदहोल्डिंग 1% प्लस हो गई पूरी रिजीम। कहीं पे याद नहीं तो पुराना रेट याद करें, 1% ऐड कर लें, रेट सही हो जाए, इसमें कोई वो नहीं। ये मिनिमम टैक्स की दूसरी रिजीम थी जो हम पढ़ते हैं, तो दोनों मिनिमम में आती है। 113 का मिनिमम अलग है, 153 का अलग है, 153 का मिनिमम अलग है, 113 का मिनिमम अलग है। 153 का मिनिमम गया, 113 का फिर भी 3 साल है, ठीक है। ये सिचुएशन हमारे पास बिजनेस में, ये बिल्कुल मॉडेस्ट सिचुएशन है, जब आप रिटर्न भी फाइल करेंगे तो आपको नजर आएगी। उसके बाद हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का मसला बड़ा खराब है। खराब इस तरह है कि भाई वो पूरा का पूरा रेवेन्यू टैक्स होगा, नॉन बिजनेस में ही एक्सपेंस कोई नहीं मिलेंगे। अगर आपने कुछ प्रूव भी करने गए कि एक्सपेंस है तो आप कभी भी डिपार्टमेंट को प्रूव नहीं कर सकते। अदर सोर्सेज की जो डेफिनेशन है वो है ही इतनी एम्बिगुअस कि उसके अगेंस्ट में एक्सपेंस देंगे नहीं। कानून में लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अगेंस्ट में कुछ मिल जाएगा अगर वो रिलेट कर रहा है, बट वो रिलेट करने नहीं देते। सही है। फाइनल टैक्स रिजीम, पहले हमारे पास बहुत सारे आइटम्स थे, अब हमारे पास बहुत कम आइटम्स रहेंगे। फाइनल मेजोरिटी 90% आपके पास जो 153 के मिनिमम रिजीम में चलेगी। अभी भी फाइनल रिजीम में हमारे पास कौन सी इनकम होगी? मैं डिविडेंड देख रहा हूँ, शेयर के ऊपर जो हमारे पास आता है गेन सीजीटी का वो दे रहा हूँ, कैपिटल गेन जो है बिल्कुल से वो मैं देख रहा हूँ, और मुझे जहन में नहीं आ रही वो चीज। अब प्रॉफिट ऑन डेट का ही मसला खराब हो गया थोड़ा सा। वो प्रॉफिट ऑन डेट जो 50 लाख वाला मामला जो था वो भी अब स्लैब्स में ब्रेक हो गया है। 5 मिलियन से ऊपर है नॉर्मल रिजीम, जाइए दीजिए 35% आप हो गए। 55 या 60 लाख के बाद तो वैसे ही 35% का स्लैब आ गया, तो 50 लाख से लिंक तो वैसे ही आपके पास चला गया इसमें। ये वही पीओडी में सेविंग अकाउंट ले लें, टीडीआर ले लें, सुकूक ले लें, जो भी है इंटरेस्ट नाम की, मुनाफा नाम की इन्वेस्टमेंट पे जो चीज आ रही है वो पीओडी के सेक्शन में जाएगी, प्रॉफिट ऑन डेट।
मेरे पास फाइनल रिजीम का फायदा हमेशा ये रहा कि मुझे कोई इसके अंदर टैक्सेशन ऑडिटिंग के स्टेटस नहीं करनी। दूसरा स्टेप जो हम कोशिश कर रहे हैं कवर करने की इसमें आपके सिलेबस के अंदर करने की कुछ करेंगे, वो ये करेंगे कि हमारे पास हम किस लेवल पे, एक तो हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग इनकम की हो गई, उसकी टैक्सेशन की हो गई, जो हेड है उसमें किस तरह टैक्सेशन होगी, फाइलिंग का एक लेवल है, फाइलिंग क्या होगा, फाइलिंग इज सिंपली सबमिशन ऑफ योर फॉर्म्स है। उसके बाद हमें हमारे सबमिटेड इंफॉर्मेशन पे क्वेरीज क्वेश्चंस कैसे अराइज होंगे, किस कानून के तहत हमसे डिपार्टमेंट जो है वो क्वेरीज या हमें चैलेंज कर सकता है। 214C बैलेटिंग कानून में लिखा हुआ है कि जी आप जितने भी टैक्स पे रिटर्न फाइल करेंगे सिवाय सैलरीड क्लास के सबको जो है वो बैलेटिंग के अंदर सिलेक्ट किया जाएगा, और जिसका नाम जो है वो कुरानदाजी में निकलेगा इनाम के तौर पर उनको ऑडिट होगा। सिंपल सा रूल है, और ये बैलेटिंग हर साल होती है 2 साल के गैप पे, यानी कि आज जो बैलेटिंग होगी वो पिछले 2 सालों की होगी, 2 साल का अभी भी मार्जिन चल रहा है। तो बैलेटिंग में जिनका भी नाम आएगा 214C में वो ऑडिट होंगे अपने पूरे रिटर्न की, अपने पूरे प्रोसीडिंग्स के। सेकंड, कमिश्नर के पास पावर है कि वो आप 176 में आपसे सारी इंफॉर्मेशन कॉल कर सकता है 5 साल तक 5 + 1 6 साल तक। करता भी 8 साल वो सेशन 1 साल में जब करता है लास्ट ईयर, तो अगले 3 साल तो कैरी कर लेता है, तो एक्चुअली वो आपको 8-9 साल ड्रैग कर लेते हैं। उनकी ट्रिक यही है। अच्छा, कमिश्नर की डेफिनेशन में मैं एग्जांपल देता हूँ। कमिश्नर की डेफिनेशन ऑर्डिनेंस में जो दी हुई है उसका मतलब है कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। तो यहाँ कमिश्नर से कभी ये मत होएगा कि जी नोटिस मुझे डिप्टी ने भेजा उसके बाद पावर नहीं थी। उसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कमिश्नर मीन्स एडिशनल, डिप्टी, असिस्टेंट और ऑफिसर ऑफ इंडियन रेवेन्यू, यानी कोई भी आपको नोटिस भेज सकता है, तो वो सारे नोटिस कानूनी होंगे। थर्ड, 177 कॉल फॉर रिकॉर्ड स्पेसिफिक, वो आपको कर सकते हैं। 122(9) के 2 यूजेज हो रहे हैं अभी बड़े खतरनाक। नंबर 1 129 जो अब होता है उसको हम कहते हैं शो कॉज। शो कॉज जो है बेसिकली 176 के जो ऑडिट प्रोसीडिंग्स हैं उसके बाद किया जाता है, वो समरी ऑफ फाइंडिंग्स है, जो आपके चार्ज, जिसको कहते हैं ना चार्ज फ्रेम किया गया। 177 कॉल फॉर रिकॉर्ड, कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। 176 फाइंडिंग, उसने ऑडिट किया और फाइंड किया, आप पे चार्ज फ्रेम नहीं किया। 122(9) आप पे चार्ज फ्रेम हो गया, अब आपका ऑर्डर आपके जो चार्ज फ्रेम हो उसके अंदर होगा, उससे बाहर नहीं हो सकता। 176 में उसने ऑडिट किया, ऑडिट में उसने फाइंडिंग्स निकाली, फिर उसने आपको नोटिस किया कि मेरी फाइंडिंग्स ये हैं, तो काफी करेगा। नहीं, वो फाइंडिंग्स के बाद आपसे एक्सप्लेनेशन लेगा, हाँ कि भाई मैंने ये समझा है, अगर मैं गलत समझ रहा हूँ तो मुझे प्रूफ कर दो। जब आप नहीं करें तो फिर 129 बोलेगा भाई तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे दी, अब ये मेरी तरफ से आप पे चार्ज है, ठीक है। 122(9) आजकल जो वो डायरेक्ट भी कर रहे हैं एडिशनल कमिश्नर्स, वो 1-2 पॉइंट्स को पिक करते हैं, डायरेक्ट 122(9) करते हैं। आपको 14 दिन के नोटिस होते हैं, तो आपका ऑर्डर, अब आप जाए 122(5)A में आपका जो असेसमेंट हुई है, अब आप उसको क्लियर करें आगे अपील में। बाय कमिश्नर 182 पेनल्टीज। 182 में जितने नोटिस होंगे आपके पास सेक्शन लिखा हुआ है, समझिए पेनल्टी की कॉल ऑफ इन्फॉर्मेशन है। कोई आपने गलत काम किया है, लेट फाइलिंग की है, जो भी है 182 में आप चले जाए। कोर्स कवरेज में हम देखेंगे हम टैक्स की पेमेंट जो है वो कहाँ कहाँ कवर होते हैं। कलेक्शन, डिडक्शन एट सोर्स। कलेक्शन एट सोर्स जो है सिंपल सी, जैसे आप गाड़ी लेते हैं, आपसे पहले पैसे ले लिए जाते हैं एडवांस टैक्स कीमत में। कोई और जगह जहाँ पे डिडक्शन है, यहाँ पे कोई चीज आपको दी जा रही है वो टेंजिबल शेप में, एप्लीकेबल रेट है वो कलेक्ट किया जाएगा। सेकंड, डिडक्शन एट सोर्स, जो इतनी विदहोल्डिंग होती है, ये एक फॉर्म है टैक्स कलेक्शन का। दूसरा, रिटर्न के साथ आप पे करते हैं, वो आपके पास। तीसरा, ऑर्डर असेसमेंट के बाद आपसे लिया जाता है। चौथा, आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करके अटैचमेंट करके वहां से आपसे जो लिए जाते हैं। असेसमेंट, आपने सबमिशन कर दी, आपका ऑर्डर, आपके ऑडिट हो गया, शो कॉस्ट फ्रेम हो गया, अब आपका ऑर्डर होना है। 122, जैसे आप रिटर्न फाइल करते हैं आपको एक उसके साथ ही एक असेसमेंट ऑर्डर आया था 122 का ऑटो। 122 ऑर्डर आता है कि पाकिस्तान का कानून है आप यूनिवर्सली प्रोसेस्ड है अनलेस चैलेंज बाय डिपार्टमेंट। असेसमेंट ऑर्डर आपके रिटर्न के साथ ही आता है कि आपका रिटर्न जो है वो सही, आपने फाइल कर दिया है, आप असेस हो गए हैं, लेकिन अंडर द ऑर्डिनेंस कमिश्नर आपको किसी लेवल पे चैलेंज करेगा और आपकी इस असेसमेंट को वो मॉडिफाई कर देगा। 121 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट ये कि आपने फाइल नहीं किया, आपके पास डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन है, डिपार्टमेंट आपको आपकी इस बेसिस के ऊपर अपनी एक असम्पशन आइडेंटिफाई करके 122 95% जितने भी ऑर्डर्स आपके असेसमेंट के होते हैं आपको ये 122 में मिलेंगे। 122(1)A 122(1) सिंपल असेसमेंट है, इसमें पूरी प्रोसीडिंग आपसे फॉलो की जाती है। आपको शोकॉज होगा, आपको नोटिस होगा, आप रिप्लाई करेंगे उस नोटिस का, उस नोटिस के बाद एविडेंसेस जमा होंगे, जो भी असेसमेंट होगी 122 में होगी और ज्यादातर इसमें होती है, क्योंकि जो आप 121 की जो बेस्ट जजमेंट है वो चैलेंजेबल होती है,
किसी लेवल पे भी जाके टैक्स पेयर किसी फोरम में जाके प्रूव कर सकता है, क्योंकि मुझे सुना ही नहीं गया, अपॉर्चुनिटी के प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं हुआ, बगैर सुने आप मुझे कंडेम नहीं कर सकते। तो ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल की बेसिस पे हमने बहुत सारे केसेस जो थ्रू कर चुके हैं और ये एप्लीकेबल हमेशा रहता है, तो इसकी वजह से 122 को प्रेफर किया है। 161 कंपनीज या वो इंडिविजुअल जो कि विदहोल्डिंग एजेंट है, जो टैक्स रिडक्शन के लिए पाबंद है। अब तो 10 करोड़ की लिमिट आ गई है, तो 10 करोड़ से ऊपर जिस इंडिविजुअल का बिजनेस है, एओपी का बिजनेस है, वो विदहोल्डिंग एजेंट है। सेल्स रेवेन्यू मतलब सैलरी अपने एम्प्लॉइज का सैलरी काट नहीं करते। सैलरी तो काटनी है, 153 में हम बात करते हैं, हम सैलरी के तो एलिमेंट ही अलग है। 149 की डिडक्शन 6 लाख से ऊपर अगर आपका एम्प्लॉई आपको काटनी है, आप उस रिजीम में, वो 10 करोड़ के रिजीम में फॉल नहीं करते, आप 10 करोड़ के रिजीम में सिर्फ 153 में फॉल करते हैं, क्योंकि मेजोरिटी डिडक्शन हमारी 153 की है। 149 तो बहुत छोटे से एम्प्लॉई है, 6 लाख से ऊपर जो होंगे उनके, तो 153 की एप्लीकेबिलिटी आपके उस वक्त है कि जब आप 10 करोड़ से ऊपर रेवेन्यू ले गए, और जब आप विदहोल्डिंग एजेंट है तो आप स्टेटमेंट फाइल करते हैं क्वार्टरली 165 की आईआरएस पे। आपका जो अपना एक्सपेंसेस है, आपने जो पेमेंट्स की हैं, जो विदहोल्डिंग की है, जो जमा किए, वो सब्जेक्ट टू मॉनिटरिंग, हम उसको प्रोसीडिंग को कहते हैं, और वो हर साल होगी। ऑडिट हर साल नहीं हो सकता, मॉनिटरिंग हर साल होगी। उसका जो ऑर्डर होगा 161 का, वो फॉर्म एक हमारे पास असेसमेंट की है फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग एज ए विदहोल्डिंग एजेंट। 182 205 पेनलाइजेशन के ऑर्डर्स हैं हमारे पास। ऑर्डर्स के बाद नेक्स्ट स्टेप अपील्स। मेरे पास नेक्स्ट रेमेडी क्या है, अगर ऐसा ऑर्डर फ्रेम हुआ है जो कि मैं समझता हूं कि जो प्रेजुडिस है, जो लैकिंग फैक्चुअल पोजीशन है, जो केस सुने बगैर किया गया है, जो एविडेंसेस को सपोर्ट नहीं करता, जो मेरे इंटरेस्ट के खिलाफ है जबकि मैं लीगली तौर पे सही हूं, तो मेरे पास जो पहला फोरम आता है वो आता है कमिश्नर अपील्स। अच्छा, एक चीज का याद ध्यान रखिएगा, स्टेप्स फॉलो ऐसे ही होंगे। हम ऑर्डर अपना असेसमेंट उठा के ट्राइब्यूनल नहीं जा सकते, ट्राइब्यूनल वेरी फर्स्ट डे हमें बाहर कर देंगे। हाईकोर्ट वाला तो हमारी एप्लीकेशन ही एडमिट नहीं करेगा, हमें सबसे पहले अपील में जाना है। ऑर्डर के बाद 30 दिन मेरे पास है, मैं अपील फाइल करूं। अपील फाइलिंग अब जो है वो आईआरएस में अवेलेबल है, लेकिन इसके डॉक्यूमेंट्स मैनुअली बनते हैं। फॉर्म ऑफ अपील स्टैंडर्ड अवेलेबल है, ग्राउंड्स ऑफ अपील वो आप खुद डेवलप करेंगे, चालान इसका इंडिविजुअल 2500, कंपनी 5000, वो आप करेंगे। रेफरेंस ऑर्डर लिंक हुआ हुआ है आपकी अपील के साथ, वो ऑटोमेटिक अपडेट होगा। ये चीजें आप फाइल करके अपील फाइल करेंगे, सिस्टम के अंदर आपके पास हियरिंग नोटिस जनरेट होंगे, आप कमिश्नर अपील के जब पास जाके अपने केस को प्ली करेंगे, अपने एविडेंसेस सबमिट करेंगे। जो उसका ऑर्डर होगा वो ऑर्डर 129 सेक्शन में आपके पास जो भी रेमिट होता है, आप उस ऑर्डर को लेने के बाद एक यूनिवर्सल सेक्शन है 124 का, अपील इफेक्ट कहते हैं उसको, या ऑर्डर इफेक्ट। वो ऑर्डर आप दोबारा डिपार्टमेंट को मार्क करेंगे और उससे आप कहेंगे कि मुझे जो है इस ऑर्डर का इफेक्ट जो है मेरे असेसमेंट पे पास ऑन किया जाए। आप अपील के ऑर्डर से खुश नहीं है, आप ट्रिब्यूनल जाएंगे, इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल ITAT, और उसका आपके पास जो टाइम है वो 60 दिन का है। 60 दिन के अंदर आप एपलेट ऑर्डर के अगेंस्ट में रेफरेंस फाइल करेंगे अपने। एपलेट ट्रिब्यूनल जो है वो बाय ऑल मीन जो है वो जुडिशियल फोरम है, वहां पे जितने भी लोग बैठे हैं वो जज के डेफिनेशन में आते हैं। 1 मेंबर बेंच भी रहती है, 2 मेंबर बेंच भी है, 3 मेंबर भी है। उसमें 3 जो मेंबर्स, उसमें से एक अकाउंटिंग बॉडी का पार्ट होता है, एक हमारे पास डिपार्टमेंट का होता है एक्स मेंबर, और तीसरा हमारे पास जुडिशियल मेंबर होता है, या लॉयर होगा या जज होगा क्या। तो ये 3 मैक्सिमम लोगों की बेंच डेवलप होती हैं, वो बेंचेस केस को सुनती हैं, फैक्ट के बेसिस पे फैसला करती हैं। और अब तक मेरी अंडरस्टैंडिंग, जितने केसेस मैंने भी किए या जो हमारे पीयर्स हैं उन्होंने किए, ट्रिब्यूनल से हमें 80-90% फेयरनेस ही नजर आई। अपील लेवल पे हमें शिकायतें हैं, क्योंकि वो डिपार्टमेंट के ही एक एक्सटेंशन है, लेकिन ट्रिब्यूनल लेवल पे ऐसा अभी तक नहीं मिला है, तो वहां से हमें फेयरनेस आती है। डिपार्टमेंट का या अपील ट्रिब्यूनल का जो भी डिसीजन 124 में आपको उसका इफेक्ट लेना ही लेना है। अगर आपके फेवर में नहीं है ट्रिब्यूनल का डिसीजन, आप हाई कोर्ट को रेफरेंस कर देंगे। 133 में आप हाई कोर्ट चले जाए, 90 दिन का टाइम है आपके पास ट्रिब्यूनल के डिसीजन के बाद। ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट ये सब मैनुअल है, ये अभी तक सिस्टम इंटीग्रेटेड नहीं है, इसलिए ये डिपार्टमेंट का पार्ट नहीं है। ट्रिब्यूनल इंडिपेंडेंट है, हाई कोर्ट तो वैसे भी इंडिपेंडेंट। हाई कोर्ट के बाद नहीं हुई तो फिनालिटी सुप्रीम कोर्ट में। ये एक रेमेडियल प्रोसीजर है आपके पास। इसके अलावा डिपार्टमेंट ने 2 चीजें और एडिशनली आपको दी हैं, अब तक एक्सरसाइज नहीं हुई है लेकिन होंगी। वो ये कहते हैं कि ट्रिब्यूनल लेवल पर आप अगर हैं और आप ये चाहते हैं कि आप डिपार्टमेंट के साथ कोई प्ली बार्गेन सॉर्ट ऑफ थिंग कर लें, तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन अब दिया गया। वो आपको कहते हैं कि आपका केस 100 मिलियन से ऊपर का है, आप डिपार्टमेंट को जो है वो एप्लीकेशन दे दें, डिपार्टमेंट एक कमेटी बना देगा जिसमें आप जिस बिजनेस इंडस्ट्री से उसके कुछ लोग होंगे, डिपार्टमेंट के लोग होंगे, और वो आपको बैठा के आपका केस सुनने के बाद कोई बीच का रास्ता निकाल देंगे। लीगल वे है ये, और बीच का रास्ता भी लीगल मीन्स के हो सकता है। वो डिपार्टमेंट ने अगर
आपके पास जो है 10 करोड़ का ऑर्डर किया है, तो आपसे कहेंगे जी आप क्या क्या चाहते हैं, आपको बोलेंगे मेरा बिजनेस अगर इतना नहीं, पर मैं आपको एग्जाम्पल 2 करोड़ तक दे सकता हूँ, मैं आपको 2 करोड़ रुपए का टैक्स दे दूंगा, रेस्ट में से आप 2-3 करोड़ की इंस्टॉलमेंट कर दें, अभी बाकी 5 करोड़ आप वेव कर दें। तो ये मुमकिन है कि डिपार्टमेंट कीपिंग योर बिजनेस सर्कमस्टांसेस के यार ये लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट गई तो 10 साल 20 साल पड़ी रहेगी, कुछ नहीं मिलेगा, तो इस 10 में से कम 2 तो अभी आ रहे हैं, 3 और रेवेन्यू में आ तो रहे हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी अगर हम देखें तो भी ये डिपार्टमेंट फायदे में, क्योंकि आज के 10 करोड़ 20 साल सुप्रीम कोर्ट में पड़े रहने के बाद जो है शायद वो हार्डली 2 करोड़ की वैल्यू रख दे। ये सारी चीजें हैं थोड़ी एक्सपेंडेड वर्जन की। मैं एक आइटम ही अगर पिक करता हूँ ना वो टाइम लेंगे एक्सप्लेन करने में, कि आप उस लेवल पे चले जाएं जहां से आप पिक करें और उसको प्लेस करें। अभी आज के दिन तो हम कोशिश करेंगे, हम आपको एक चीज प्रेजेंट करेंगे हम क्या करने जा रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो वो प्रेजेंट को थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ, हम ये करेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा चीजों को टच इसीलिए कर रहा हूँ कि हम करेंगे जब हम एक्चुअली इस पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हम डिटेल में करेंगे। मेरा जेल में तो आइडिया ये था कि आईआरएस को यहीं पे ओपन करके एटलीस्ट ये जो फाइलिंग की छोटी छोटी चीजें 165 फाइल होगी, कैसे होगी, ये होगी, क्यों पिक हो रही है, रेट का डिफरेंस आ रहा है, रिकनसाइल नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, चलान ही कम रेट पे बना था, नॉन फाइलर था, फाइलर का चलान बना दिया, आप उठाएंगे तो रिकनसाइल होगा नहीं, अब उस पर क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, सबमिट करो, ये नहीं हो सकता। तो वो छोटी छोटी चीजें भी साथ साथ चलती चली जाए। सो ये आइडियाज का ये था। सेल्स टैक्स, पाकिस्तान में सेल्स टैक्स का जो मैटर है वो कॉम्प्लेक्स बहुत है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? इसलिए कॉम्प्लेक्स है कि उसके अंदर डेप्थ नहीं है। इनकम टैक्स में डेप्थ है, जब चीज में डेप्थ आती है ना तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ना वो बाय बहुत नेचुरल हो। सेल्स टैक्स के अंदर डेप्थ नहीं है। सेल्स टैक्स है क्या, एक आइटम है, अभी मैं बात कर रहा हूँ फेडरल टेरिटरी की, प्रोविंशियल में इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। फेडरल टेरिटरी में है, आइटम है, उस पर एक स्पेसिफिक रेट चार्ज होगा, बेचने वाला चार्ज करके आपको देगा, आप बेचने वाले को सेल्स के साथ पैसे वापस करेंगे, बेचने वाला गवर्नमेंट को देगा, खत्म, चैप्टर क्लोज हो गया। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, अब कॉम्प्लेक्सिटी हम डालते हैं इसमें। डिपार्टमेंट ने इसको कॉम्प्लेक्स किया आइटम वाइज रिक्लासिफाई करके, और आज नहीं किया, 20 साल पहले से शुरू किया। आइटम वाइज चार्जेबिलिटी अलग की आपने, रेट आपने फ्लैट रखा पहले, फिर आपने रेट को रिलैक्स किया, फिर आपने चार्जेबिलिटी के मेथड चेंज कर दिए। कुछ लोगों से बिजली के बिल के, अब आप स्टील मैन्युफैक्चरर है, बिजली के बिल पे ही लगकर आ गया, काम खत्म, मेल्टर जो है उसी पे से वो अपने आपको जितने भी रीरोलिंग और मेल्टर्स हैं वो से उनका बिजली बिल में लग गया है, वो उसको पे करेंगे, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, उनको मजीद कोई नहीं करना। सरिये के अंदर वो इम्बेड हो गया। एमआरपी का कॉन्सेप्ट आया, रिटेल प्राइस का। कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं उसके अंदर सेल्स टैक्स लिखा हुआ है, वो प्रिंट कब हुआ है, मैन्युफैक्चरर हुई है, मैन्युफैक्चरर के बाद 6 हाथों से गुजरी है। सेल्स टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, वैट मोड पे बना है ये, हमारा अपना तो कुछ नहीं, हमने सब तो कॉपी किया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो था ये ऑस्ट्रेलिया का ऑर्डिनेंस कॉपी होकर आया था 2001 में, आसान सा इसका था। वैट मोड को हमने कॉपी किया, वो कहता है वैल्यू एडिशन टैक्स है। वैल्यू एडिशन क्या है, जितनी स्टेजेस से गुड्स गुजरेगी उतनी स्टेजेस में जितनी भी उसके अंदर प्राइस के अंदर इंक्लूजन आएगी, टैक्स का मोड उससे एस्केलेट होगा। ये वैल्यू एडिशन मेथड थी। 100 रुपए का बनाया इन्होंने, 18 रुपए का लाख मुझे 118 का दिया, मैंने इनको बेचा 150 का, मैं कितना टैक्स चार्ज करूंगा, 150 पे 18%। वैल्यू एडिशन क्या होगी, 150 का 18, 100 के 18 से ज्यादा है, वो वैल्यू एडिशन मोड होगा। एमआरपी का कॉन्सेप्ट आया, फैक्ट्री ने निकाला प्रिंट करके, भाई डेंटोनिक जो है 100 रुपए प्लस 18 118 का है। अब वो वहां से गया उसके डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उसका भी कुछ है उसमें, वो उसके रिटेलर के पास, उसका भी, उनका भी कुछ है, मैं एंड यूजर डेंटोनिक आखिर में यूज कर रहा हूँ, प्राइस प्रिंट होकर आई है, सेल्स टैक्स 18 रुपए ही है। अब ये मॉडल कैसे चलेगा, तो जी फैक्ट्री ने दे दिया, अब फैक्ट्री अपने डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को डिस्काउंट की शेप में आगे बढ़ा रही है। 10 का पैकेट है, 8 की कीमत में देंगे, डब्बे में 10 है, आपको 8 की कीमत उसकी है, 2 आपकी उसके अंदर वैल्यू है डिस्ट्रीब्यूटर की, रिटेलर को मिलेगा उसको एक, उसको एक, डिस्ट्रीब्यूटर का काम है। खराबी कहां शुरू हुई, जब इंपोर्ट के स्टेज पर ही आए। एमआरपी वाली जो प्रोडक्ट्स है, फ्री प्रोडक्ट्स, वो अब इंपोर्ट पर आई, उस पर एमआरपी फिक्स आ रही है और पीकेआर में आ रही है। क्यों, क्योंकि आपने मैन्युफैक्चरर को अपने कह दिया कि भाई ये प्राइस इस पे मुझे पेस्ट करके देना बाहर से। अब वहां पर रोना धोना मचा के ये जो प्राइस वहां से है तो पहले अंडर इनवॉइस होकर आता है, वो आइटम स्मगल हो गए, जितने का आ रहा है उतने का सेल्स टैक्स के साथ भी मिल रहा है। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो सिचुएशन को हमने खुद खराब किया, हमने इसमें बीच में स्टेजेस डाली। सिंगल दुबई के अंदर बड़ा जबरदस्त रहा, मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल रहा। हम वहां गए, कुछ हमने गुड्स खरीदी,
हमारा स्टे 4 दिन का था, हम वापस आने लगे एयरपोर्ट पे, उन्होंने हमसे पूछा कि कोई आइटम आपने खरीदा है गुड्स, मैंने कहा हाँ मैंने खरीदी है। बोले लाइए इनवॉइस दीजिए, हाँ मैंने इनवॉइस दी, उन्होंने कहा पासपोर्ट दीजिए, मैंने पासपोर्ट दिया, उन्होंने वो स्टे मुझे वहीं वहाँ पे धर्म वापस कर दिया। आपने ये गुड्स हमारे यहाँ से खरीदी, लेकिन चूंकि आप एक यहाँ पे मुसाफिर थे तो आपने हमारी सर्विसेज नहीं ली, हम आपसे टैक्स ले लें। हाँ जो होटल में मैंने टैक्स दिया उनको, उसमें बैठ वो उन्होंने कंज्यूम कर दिया, यानी वो सर्विसेज आपने ली, लेकिन आपने गुड्स पे नहीं लिया। गुड्स लेके जा रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रही है गुड्स, आप ये सेल्स टैक्स अपना वापस करें। मॉडल सिंपल है, रेट फ्लैट है, आइटम क्लासिफाइड है, खत्म है तो ये रेट है, नहीं है तो नहीं है, हमारे पास प्रॉब्लम है। फेडरल टेरिटरी में हम सब थे सर्विसेज एग्जेम्प्ट थी, सर्विसेज आई पर 18वीं तरमीम के बाद प्रॉब्लम यहां से हुई कि सर्विसेज कभी फेडरल ने टैक्स नहीं की, एकदम से सारे प्रोविंसेस को इन्होंने अलाउ कर दिया कि गुड्स हमारा सर्विस आपकी, जाओ। प्रोविंसेस ने अपने पास स्टार्ट किया और बढ़ते चले। हमारे पास जब प्रोविंसेस के अंदर हम आए, अब इंटर प्रोविंसेस हार्मनी तो आप सबको पता है कितनी है, सबके रेट डिफरेंट। पंजाब 16 पे खड़ा हो गया जाके शुरू से, उसने फेडरल को फॉलो किया था 16 पे। सिंध आए कि हम थोड़ा डिस्काउंटेड वर्जन रखेंगे, 13 पे आ गए। केपी के बलूचिस्तान पहले 15 पे थे, फिर उधर गए तो बराबर का मामला खराब है, 13 पे चले जाओ या 16 पे चले जाओ। तो ये रेट की जो डिस्पैरिटी थी, ये शुरू किया मामला इसने खराब होने। अच्छा अब हुआ क्या, हम यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर है, हम चीजें बनाते हैं, उसमें सिर्फ हम गुड्स नहीं लेते, हम सर्विसेज भी लेते हैं। मुझे सर्विसेज इनवॉइसेस भी आ रही है, उस सेल्स टैक्स का क्या होगा जो मैं सर्विस पे दे रहा हूँ, उसका इनपुट कैसे मिलेगा? फिर वो डिफाइन हुआ कि जी मिलेगा लेकिन कितना मिलेगा, टू द एक्सटेंट जितना सेल्स टैक्स की इनवॉइस पे। मैं फेडरल पे 18% दे रहा हूँ, प्रोविंस का 13 ही मिलेगा, 5% मुझे कॉस्ट में डालना पड़ेगा, मेरा जाया होगा। ये हो गया। तीसरा झगड़ा खड़ा हुआ इंटर प्रोविंस सर्विसेज का। मेरा ऑफिस कराची में, काम सारा मैं करता हूँ लाहौर में, सेल्स टैक्स कौन लेगा? झगड़ा हुआ इसी पे। उन्होंने कहा जहां सर्विस दी गई है, फिर इसके ऊपर अभी एमओयू हुआ है, या तो एक जगह चार्ज करो या आधा आधा दोनों जगह चार्ज करो। जहां सर्विस कंज्यूम हुई, ओरिजिनेट एंड कंज्यूम, वो प्लेस होगा, या यहां से जहां एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको गवर्न किया गया, इनवॉइस इशू हुई। तो ये अभी जाके एक मेमोरेंडम हुआ है, कोई साल हुआ होगा या 8 महीने हुए हैं, जिसमें अब डिफाइन हो गया है कि जी या तो आधा आधा कर लो, 2 इनवॉइसेस शुरू करो, या वो स्टेट करे, आप अपने रिटर्न में शो करो, आप पे चार्जेबिलिटी नहीं आएगी। अब इस पर भी प्रॉब्लम यही आएगी, यहाँ की कंपनी वहां पे कर देगी, तो यहाँ वाले अब थोड़ा सा नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। इसका एक फेड अभी डिसाइड मेरा ख्याल अगले साल हो जाएगा। इन्होंने यूनिवर्सल रिटर्न को लॉन्च कर दिया था, तो मेरा ख्याल 1 साल हुआ है इसको, जो एक सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ रिटर्न है, इसमें 5 आ रहे हैं, फेडरल एंड प्रोविंशियल। वो एक रिटर्न के अंदर फिर आप जो है वो फाइल करेंगे। पेमेंट मैकेनिज्म पे झगड़ा है कि पैसे किसके पास हैं, तो फेडरल कहता है हमें दे दो, हम उसको आपको मंथली ट्रांसफर कर देंगे, जिसके पास हमारे पास रिटर्न वाइज आएंगे। लोगों का ट्रस्ट अभी डेवलप नहीं है इस मामले में, लोग तैयार नहीं हुए, वो कह रहे हैं कि जब चालान बने तो चालान प्रोविंसेस का ही बने। तो ये भी अगर हो जाता तो आप लोगों की फाइलिंग की अरेंजमेंट थोड़ी आसान हो जाएगी, इनपुट क्लेमिंग आसान हो जाएगी, क्योंकि वो सब लिंक होगा, तो जो यूटिलिटी के इनपुट्स हैं वो आपके पास ऑटो जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। इनकम टैक्स में तो आगे, सेल्स टैक्स में चैलेंज आ रहे हैं। हमारे पास सेल्स टैक्स में और जो मैटर्स आते हैं वो आइटम सिलेक्शन के बाद, जो इनपुट की पहले जो मैनुअल सबमिशंस थी, अब आपके पास सिस्टमेटिक हो गई है। इनवॉइसेज आपकी ऑटोमेटिक अपडेट होंगी तो आप इनपुट ले सकते हैं, वरना आप नहीं ले सकते। अब उससे ज्यादा और एक काम होने जा रहा है, एचएस कोड की रिकंसिलेशन होने जा रही है। पहले तो ये कि इनवॉइस उठ गए, एचएस कोड कोई भी था, घोड़ा खरीदा गधा बेच दिया, सब चल गया, इनपुट दोनों के एडजस्ट हो गए। अब नहीं होगा, अब जो आइटम आपका एचएस कोड उठेगा वही आइटम एचएस कोड इनवॉइस के थ्रू निकलेगा, तो इनपुट एडजस्ट। अब ये घोड़े गधे वाला काम खत्म, और ये बहुत अच्छा है, फ्लाइंग इनवॉइसेस खत्म हो जाएंगे। अब सिस्टम के आने के बाद ये फ्लाइंग इनवॉइसेस खत्म होगी, पाकिस्तान का रेवेन्यू कलेक्शन सेल्स टैक्स की वजह से बढ़ जाएगा। इनकम टैक्स पाकिस्तान के अंदर मेजर सोर्स ऑफ कलेक्शन नहीं है, ये गलत कह रहे हैं। आज के दिन भी अगर मैं इंपोर्ट, जो एलटीयू कराची जो इंपोर्ट के ऊपर टैक्स ले रहा है 148 का, सिर्फ मैं उसको हटा दूं, मेरा ख्याल है, वल्लाह जाने बेहतर, डिपार्टमेंट की जो अपनी कॉस्ट है वो ज्यादा है टैक्स कलेक्शन। 148 का टैक्स ही जो है जो इज्जत रखता है एफबीआर की, और कोई नहीं, सिर्फ इंपोर्ट लेवल। सेल्स टैक्स के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं नॉर्मली फाइलिंग के वक्त, वो इनवॉइसेस के एलिमेंट्स की आ रही हैं, इनपुट एडजस्टमेंट्स की आ रही हैं। इसके अलावा फाइलिंग का और ऑपरेशनल मैटर्स जो थे, अभी ये बंद था टर्मिनल, अब खुल गया है, वो लेट पे पिकिंग की जो है वो आ रही है। एक सिचुएशन अराइज हुई है वो टीयर 1 की, तो आपके पास जो रिटेलर्स हैं
टियर 1 के जो ब्रांड्स हैं आपके पास, या फिर जिनका पहले स्क्वायर फीट का भी था, ये जो बड़ी बेकर जिनकी 1000 स्क्वायर फीट से बड़ी दुकानें जिसकी भी है वो टियर 1 में जाएगा। अब उसका ये कि उसके पास जो सेल यूनिट है पीओएस की वो एफबीआर के साथ इंटीग्रेट होगा। जो इनवॉइस इशू करेंगे वो इंटीग्रेटेड है। वो रिटर्न उनका आसान इसलिए होगा, इंटीग्रेटेड इनवॉइस है। रिटर्न के टाइम पे आप इंपोर्ट करें, वो इंपोर्ट हो गई, चालान आ गया, इनपुट मिलेगा, इनवॉइस उठेगी, ऑटोमेट हो गया था ये। कुछ उसमें चेंजेस आई हैं। बिजनेस के लिए प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस अपनी इनवॉइसेज जो है, जब तक अब आपका सामने परचेजर इनवॉइस डालेगा नहीं, सॉरी सेलर जिससे आपने परचेज की, आप उसके डिपेंडेंट हो गए कि वो इनवॉइस डालेगा तो आप इनपुट उठाएंगे, वरना आपको पॉकेट से पूरा का पूरा देना पड़ जाएगा। ये एक सिचुएशन आउट है। एक चैलेंज आ रहा है अभी वो सर्विस में ये आ रहा है कि किसी ने अगर आपका 100% टैक्स विदल्ड कर लिया गलती से, तो वो क्लेम करना मुश्किल हो जाएगा आपका एसआरबी में। वो 20% से ज्यादा अलाउ नहीं करना सिस्टम, 80% आपका स्टेक पे लग जाए। तो ये एक अनोमली को आप लोगों को इसको ये करना है कि जब भी आप कस्टमर के पास जब भी पेमेंट के लिए जाएंगे उनके आप टैक्स या तो विदोल्ड ही नहीं करो, हम वो 20% आपके नाम पे जमा करके आपको चालान दे देंगे, या फिर आप 20% एग्जैक्ट करोगे, इसके ऊपर का अमाउंट जाया हो जाए, विदहोल्डिंग का एलिमेंट खराब हो जाए, जहां पे भी डिपेंड। इन चीजों के अलावा मेरी नजर में अब तक तो सेल्स टैक्स अंदर और कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि ये सिंपलाइज्ड वर्जन है, चार्ज करें लें जमा कराएं, एडजस्टमेंट आ रही है ले लें, नहीं आ रही है, और कॉम्प्लेक्सिटीज कोई ऐसी होंगी हमारी नॉलेज में होगी हम कर लेंगे, अदरवाइज जो फीडबैक की बेसिस पे हम उसको अपने पास इंक्लूड कर लेंगे। फाइलिंग का जो मैटर है मैं अभी आप लोगों को जितना भी बता दूं नहीं समझ में आएगा, अनलेस कि ऑनलाइन करने के बाद क्लिकिंग नंबर्स करने के बाद अब तक आपको दिखाया नहीं जाएगा। मेरा नहीं ख्याल है कि वो सोल्यूशन कभी भी रिजॉल्व होता है। जो चीज प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल करने के बाद ही होती है, वो थ्योरेटिकल करने के साथ नहीं होती। सेल्स टैक्स की जितने भी मैटर्स कॉम्प्लेक्स होंगे, ऑर्डर असेसमेंट्स होंगी, उनका प्रोसीजर अपील का सेम है। पहली टीयर सेल्स टैक्स की कमिश्नर अपील, ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो मैटर है वो सिर्फ अभी इनकम टैक्स के लिए अवेलेबल है, सेल्स टैक्स के लिए अवेलेबल नहीं। जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो आया एडीआर का जो हमारे पास है वो अभी सिर्फ इनकम टैक्स के लिए, सेल्स टैक्स के लिए बार्गेन, वो अभी सिर्फ इनकम टैक्स के लिए। सो ये एक जनरल आइडिया है कोर्स का जो हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा इसको करें, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको इम्प्रूव भी करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल चीजें इसमें शामिल करते जाएंगे, बहुत सारी चेंजेस। आईआरएस के पोर्टल में फॉर्म तो आज भी कंपनीज की कैलकुलेशन सही नहीं दे रहा, वो आज भी कंपनी में कैलकुलेशन खराब दे रहा है। रिटर्न फाइलिंग का इंडिविजुअल का तो फिर भी मैटर सही है, कंपनीज में भी एरर आ रहे हैं, तो वो थोड़ा अपडेट हो जाएगा। इस दफा थोड़ा सा तेज है लेकिन कॉम्प्लेक्स है, पिछला वाला थोड़ा स्लो था लेकिन सिंप्लीफाइड आईआरएस का। तो ये अब जैसे जैसे ये मेच्योर होगा थोड़ा सा, तो इसमें भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको थ्योरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो है, ताकि अगर कल को कोई चीज आप करने भी जाते हैं तो आपको पता होगा सिस्टम एक्सेस कैसे होगा, सिस्टम में चीजें फीड कैसे होंगी, सबमिट कैसे होगा, गलती की जो है वो करेक्शन कैसे होगी, कोई चीज अगर सही करनी है यहाँ से कैसे होगी, डिपार्टमेंट से करवानी है तो डिपार्टमेंट में किसको एक्सेस किया जाए, किस तरह किया जाए, क्या लिखना है, कैसे लिखना, ये हम कर लेंगे। सीपीआर के इशू आ रहे हैं आजकल, सीपीआर गलत बन जाती है, उसकी करेक्शन के इशूज हैं, वो कैसे होंगे, क्योंकि सीपीआर की करेक्शन का सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको नया सीपीआर नहीं मिलेगा। सिस्टम में वो अकाउंट हेड ईयर चेंज हो जाएगा, उसका आपके पास ऑर्डर होगा आईआरएस में, सीपीआर पुराना ही चलेगा, नया सीपीआर कहीं पे इशू नहीं होगा। सो ये एक अभी सिचुएशन अराइज हुई है और बहुत ज्यादा अराइज हो गई है। सीपीआर बनेगा ही ना पेमेंट के बगैर, वो पीएसआईडी बनेगी आपकी, वो 30 दिन में लैप्स हो जाएगी। नहीं, हम बहुत सारी गलत बन जाती है, हम छोड़ देते हैं। पेमेंट गलत अगर हो गई तो उसको करेक्ट करने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और वो एविडेंस आपको फिर आईआरएस में मिलेगा, वो मैनुअल नहीं मिलेगा। सो ये हमारे पास ओवरऑल जो है एक इसका स्केच है। तो हमारे जो कोर्स का जो टाइम टेबल होगा वो यही होगा कि हमारे हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होंगी, फ्राइडे और संडे को, और सॉरी सैटरडे संडे हमारी क्लासेस होंगी, और सैटरडे को 7 to 9 और संडे 2 to 5, और उसके अलावा जो है तकरीबन सैटरडे को 2 घंटे की होगी, संडे को हमारे 3 घंटे की होगी। फिर उसके बाद जाहिर सी बात आपके पास यहाँ पे आईटी बेस्ड पूरा वो होगा, यहाँ पे लैपटॉप्स आप लोग अपने भी ला सकते हैं, यहाँ पे लैपटॉप्स अवेलेबल होंगे, और प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन हम लोग उसमें सारी एक्सेल पे वर्किंग करेंगे, ऑर्डिनेंस आप लोग डाउनलोड करके उससे नेविगेट करके सारी चीज़ें कर रहे होंगे, आईआरएस के पोर्टल की प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होगी। फिर हम लोग असाइनमेंट्स आपको देते रहेंगे हर वीक में कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी, केस स्टडी हम लोग क्लास में करेंगे, फिर आपको केस स्टडी टेक होम मिलेगा कि आपने हफ्ते के दौरान करना होगा उसको।
फिर यूएक्सएल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देते हैं कि भाई ये एक फिनटेक ट्रेनिंग फर्म है कंसल्टेंसी की, और नैफटेक जो हमारा इदारा है और स्टेप गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है। 3-4 हमारी एफिलिएशंस हैं पाकिस्तान में ऑन अ गवर्नमेंट लेवल, तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो एक्रेडिटेड होगा। फिर इसके अलावा हम लोग चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है फेडरल और कराची दोनों के मेंबर हैं, और ये हमारे कुछ कैंडिडेट्स ने हमारा फीडबैक दिया था कि इनको बड़ा अच्छा वो लगा था यूएक्सएल का। ये हमारे कुछ एक्रेडिशंस हैं। आईएफए यूके के हमारे एक्रेडिशन है, वो नैफटेक हमारा जो फेडरल इदारा है, फिर चेंबर ऑफ कॉमर्स हमारे एफिलिएशंस हैं। फिर यहाँ पे प्रॉपर आईटी लैब्स हमारी हैं, तो हमारा एक सेशन यहाँ पे क्लास में होगा फिजिकल, जो जैसे यहाँ हम लोग क्लासरूम में बैठे हुए, और एक सेशन हमारा लैब में होगा जहाँ पे आप लोग कंप्यूटर्स यूज कर रहे होंगे। और उसके अलावा नैपटेक के साथ हमारी तस्वीर है, और हमारे जो लीडर है हमारे इंस्टीट्यूट के फरहान शाहिद काजी, ये उनकी प्रोफाइल है कि चीफ मिशनरी ऑफिसर, ये एसीसी मेंबर है, बीएससी ऑक्सफोर्ड बुक से यूके से इन्होंने किया हुआ है, और ही इज एन एक्रेडिटेड ट्रेनर फ्रॉम यूएसए। फिर इसके बाद ही इज आल्सो द कन्वीनर ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट committee on the FTCCI, and he has also been awarded the best blog writer for 2018-19 in the Toastmasters International event at Dubai. इसके अलावा इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है काम करने का, ये लंदन में भी इन्होंने काम किया है और दुबई में भी काम किया है, फिर इसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस अपना लेकर आए हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद मेरा है कि मैं जो बेसिक वाला मॉड्यूल लेवल 1 मॉड्यूल होगा उसका मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, लेवल 2 की माहिर साहब करा रहे होंगे। मेरा है कि आई एम आल्सो फेलो एसीसी मेंबर, 15+ इयर्स का मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इन ऑडिट, फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड टैक्सेशन। फिर मैं केपीएमजी के साथ में तकरीबन 5 साल काम किया है। फिर उसके अलावा पिछले 7 साल से मैं अपनी फर्म चला रहा हूँ जो हमारा प्राइमरी फोकस है एसएमई सेक्टर का। फिर करंटली आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ एफसीआई कमेटी ऑफ डेवलपमेंट स्किल्स डेवलपमेंट, फिर एसीसी की एंटरप्रेन्योरशिप कमेटी का भी मैं मेंबर हूँ। फिर आई एम सर्टिफाइड कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर फ्रॉम टोस्टमास्टर्स इंटरनेशनल, आईबी से मेरा एमबी हुआ है। फिर माहिर आलम साहब हमारे लीड ट्रेनर जो होंगे एडवांस लेवल के, वो मैनेजिंग पार्टनर है हैदर शमसीन को, इनका भी केपीएमजी का एक्सपीरियंस है, और इसके अलावा इन्होंने वर्ल्ड बैंक, मिराज सेफ्टी और एजी पाकिस्तान में भी काम किया है। और इनकी अपनी प्रैक्टिकल ये टैक्सेशन को प्राइमरी, हमारे सब टैक्सेशन देख रहे हैं प्राइमरी, ऑडिट और टैक्स दोनों देख रहे हैं, और आप दोनों देख रहे हैं, मैनेजिंग पार्टनर है, ये ऑडिट भी देख रहे हैं, टैक्सेशन भी देख रहे हैं, और इनका बहुत ज्यादा माशाल्लाह से 2005 से एक्सपीरियंस, इनका भी काफी अकॉम्प्लिश्ड ये प्रोफेशनल है। और ये फिर हमारी है एक आज की स्पेशल ऑफर, तो हम लोग हर बार थोड़ा पार्टिसिपेंट्स को करते हैं कि इतना लंबा सेशन के बाद आप लोग बैठे रहें, तो इस स्पेशल ऑफर क्या है हमारी। तो हमारी जो स्पेशल ऑफर है कि वैसे ये 3 महीने का जो कोर्स है, दो उसमें स्प्लिट हुआ हुआ है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 2 महीने का है और लेवल 2 1 महीने का है। फिर इसमें 11,500 पर मंथ के हिसाब से हमने वो रखी हुई थी कि जो नॉर्मल इसकी फी होगी, विच इज कंपैरेटिवली वेरी लेस कंपेयर टू द अदर मॉडल्स अवेलेबल इन द मार्केट। आज जो है अगर आप लोग डिस्काउंट के लिए अवेल करते हैं तो आपका जो है 28,350 अगर आप दे देंगे लमसम पेमेंट में तो आपको ये फायदा होगा, वरना 10,350 पर मंथ पे अर्ली रजिस्ट्रेशन डिस्काउंट आपको ये मिलेगा। तो ये आपका काफी सिग्निफिकेंट, वैसे हम लोग मार्केट में जो कोर्सेज चल रहे हैं तकरीबन 15 से 20,000 पर मंथ के ऊपर वो चल रहे हैं, हम लोग वैसे कम रेट रखे हुए हैं उसमें, और भी हमने इसको डिस्काउंटेड कर दिया। तो अब मैं लिंक आपके साथ हम लोग शेयर कर देंगे, और जो हमारे चैट में मौजूद हैं वर्चुअल हजरात वो भी अपनी ईमेल आईडीज वगैरह शेयर कर दें और व्हाट्सएप नंबर्स अलॉन्ग विद नेम, ताकि फिर हम आपको, और मैं ये मैं रजिस्ट्रेशन की लिंक मैं चैट पे शेयर कर देता हूँ। All right, thank you so much, Murtaza, for this wonderful presentation, and also Mahir Saab for giving a detailed presentation on what will be covered in this whole training outline. And मैं चाहूँगा कि सब अपना जो virtual है हमारे पास online,
और यहाँ पे जो फिजिकल हैं प्लीज एक दफा क्लैपिंग करने सर के लिए प्लीज एक दफा, जस्ट एज अ सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट, बिकॉज ऑब्वियसली जो एक चीज हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि आज के जो ओरिएंटेशन में आप आए तो जो आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिले कि व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, क्या टैक्सेशन में ट्रेनिंग आउटलाइन कवर होगी और हम किस तरीके से आपको डिफरेंटली जो है वो ऑफर कर रहे हैं, इन अ सेंस के मार्केट में जितना काम हो रहा है उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को जितना देखा जाएगा इस आउटलाइन में, बदनिस्बत और आउटलाइंस में हमने इसमें प्रैक्टिकल के बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐड किए हैं ताकि जो हमारे वो प्रोफेशनल्स जो कि कमी महसूस करते हैं, एक ना एक दिल में एक रहता है या दिमाग में एक रहता है कि किसके पास जाएं या किससे एडवाइस लें और किससे हम जेन्युइन फीडबैक लें कि कैसे टैक्सेशन के मामला को हल किया जाए। तो वी हैव हियर एक्सपर्ट फैकल्टी अवेलेबल विद अ वेरी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस दैट दे विल बी शेयरिंग विद यू ऑल। और मेन मकसद इसका यही है कि जो आपको प्रैक्टिकल हिंड्रेंसेस आ रही हैं उसमें आपको यहाँ पे एक अच्छी सॉल्यूशन मिले, क्रेडिबल सॉल्यूशन मिले, और फिर हमारा जो लार्जर पर्सपेक्टिव का एक विजन है या लार्जर पर्सपेक्टिव का हमारा जो एम है कि हम टैक्सेशन की एक कम्युनिटी बनाएं जिसमें हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ रहें। तो जिसका मतलब ये है कि अगर ये कोर्स मिसाल के तौर पे आपको 3 मंथ्स का कोर्स है और उसके बाद 6 मंथ्स एक्स्ट्रा आपको एलएमएस की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, तो टोटल 9 मंथ्स का ये पूरा एक पैकेज है। लेकिन जो हमारी एसोसिएशन है, जो हमारा आपस में जो ताल्लुकात हैं वो लाइफ टाइम है। तो हम जो है वो अपना जो एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप एक बना लेते हैं और वो इवन कोर्स खत्म हो जाए उसके बाद भी हमारी फैकल्टी और हमारी जो मैनेजमेंट है पूरी आपके साथ रहती है, ताकि आपको वो एहसास रहे कि पीछे अगर कोई भी इशू है तो मैं किसी से पूछ सकता हूं, राइट? अच्छा, एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या सर ये सर्टिफिकेट जो हमें मिलेगा ये जो है वो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो बहुत अहम है यहाँ पे बताना, क्योंकि ट्रेनिंग प्रैक्टिकली ओरिएंटेड है तो हम इसमें एक फाइनल प्रोजेक्ट रखते हैं। आपको एक फाइनल प्रोजेक्ट दिया जाएगा जो कि आपको क्वालिफाई करेगा फॉर द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट कहां से दिया जाएगा? सर्टिफिकेट आपको मिलेगा गवर्नमेंट ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से। ये गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटी बनाई गई है जो कि रेगुलेटेड होती है थ्रू स्टेफ्टा, सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, जो कि गवर्नमेंट की जो ट्रेनिंग का जो पार्ट है वो उसके लिए अथॉरिटी बनाई गई है स्टेफ्टा, उसके अंडर आती है ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड, जिसके आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे। विच मीन्स कि कल अगर आप यूरोप जाते हैं या कल आप अगर मिडिल ईस्ट जाते हैं तो अगर आपकी कंपनी वेरीफाई करवाना चाहती है सर्टिफिकेट को तो वो गवर्नमेंट बॉडी से वेरीफाई करवा सकती है, क्योंकि आपको एक इशू होता है नंबर जो कि यूनिक होता है आपके लिए ही, मतलब कैंडिडेट आईडी एक जनरेट होती है फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो उसको वेरीफाई आप करवा सकते हैं। ऑब्वियसली ये जो फीस हमने जो ऑफर की है इसमें ये गवर्नमेंट की फीस जो ट्रेनिंग की है वो भी इंक्लूडेड है, और इसके साथ साथ जो एलएमएस की रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी कस्टमाइज्ड यूजर आईडी और पासवर्ड साथ, वो भी उसकी प्राइसिंग इसमें इंक्लूडेड है। ऑब्वियसली वी आर आवरसेल्व्स रजिस्टर्ड विद द सिंध रेवेन्यू बोर्ड एसआरबी, तो हम भी अपने टैक्स रिटर्न्स जमा करा रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली जो टैक्सेस इस फीस में लागू होंगे वो भी टैक्सेस इस फीस में इंक्लूड किए गए। तो जब आप उसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव में जब देखेंगे तो ये एक ऐसी फीस रखी गई है जिसमें इट्स अ विन विन सिचुएशन, ताकि आपको भी फायदा हो, आप सीखें, और इसके साथ साथ एक इकोनॉमिकली जो है वो आपके लिए एक ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा भी हो जाए कि जो आपके उस आउट ऑफ रीच हो जाए। ऑब्वियसली एक्सपेंसेस होते हैं, सब चीजें कवर हो रही होती हैं, एक्सपर्ट्स टाइम अपना लगा रहे होते हैं, डेफिनेटली उससे रिलेटेड एक इकोनॉमिक वैल्यू तो जनरेट हो रही होती है। लैपटॉप्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सर हम अपना लैपटॉप लेकर आ जाएं? तो डेफिनेटली आप अपना अगर लैपटॉप लेकर आना चाहते हैं तो बिल्कुल लेकर आ जाएं, यहाँ पे फिजिकल क्लासेस में आपको ये अलाउ किया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अपना लैपटॉप नहीं है या आप नहीं लेकर आना चाहते तो आपके पास यहाँ पे यूएक्सएल में आईटी लैब्स प्रोवाइडेड हैं, जहां पे आपको लैपटॉप्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। और इसकी फॉर्मेशन इसी तरीके से है कि आपका सेशन थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें साथ में चल रही होगी, तो बाजू का जब प्रैक्टिकल हो रहा होगा और थ्योरी हो रही होगी तो उसमें हम लैब्स को शिफ्ट करेंगे, कभी हम थ्योरी क्लास में होंगे, कभी हम प्रैक्टिकल आईटी लैब में बैठेंगे जहां पे आपकी लैपटॉप की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो इसके साथ साथ ऑब्वियसली ये जो ऑफर है वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है,
ये ऑफर जो है 30 अगस्त वेडनेसडे को एंड हो जाएगी। उसके बाद ये प्राइस वापस वही जो ओरिजिनल फीस थी वही रखी जाएगी। हकीकत तो अगर आप में हम बैठे हैं आपस में तो वो ओरिजिनल फीस भी इतनी बड़ी कोई एक्सपेंसिव नहीं रखी एज कंपेयर टू जो मार्केट में अगेन जो आउटलाइन दी जा रही है। मार्केट में जिस तरीके से 50,000 60,000 या इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव जो है वो चार्जेस लिए जा रहे हैं वो नहीं है। लेकिन जस्ट टू इंसेंटिवाइज यू कि आप आज अपना कीमती टाइम यहाँ पे ओरिएंटेशन में आए तो आपको एक वैल्यू एडेड बेनिफिट दिया जाए, तो उसके लिए जो है वो हमने आपके लिए जो है वो ये एक रखा है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग में तो फोकस है, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ हमारा जो फोकस है वैल्यू एडेड सर्विसेज पर है। वैल्यू एडेड सर्विसेज में आपका जो आईटी लैब्स हैं और आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं, एलएमएस की रिकॉर्डिंग्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट वेन्यू सेंटर है, तो ये सब चीजें जो है वो वैल्यू एडेड सर्विसेज में आ जाती हैं। ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू टेक मच टाइम ऑफ योर्स, आई वांट टू जस्ट थैंक यू ऑल for patiently listening to this whole demonstration, and I also wanted to make sure कि अगर आपके कोई further questions हैं तो हमारे पास यहाँ पे expert faculty members available हैं जो कि आपके किसी भी क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए अवेलेबल हैं। All right, so with that, obviously we are going towards the conclusion of this orientation, and I really look forward to welcoming you on Sunday, which is next class that is happening. आपको obviously schedules सारे शेयर कर दिए जाएंगे। ये याद रखिएगा कि वेडनेसडे को आपकी जो ऑफर है वो ऑब्वियसली एंड हो जाएगी, तो उससे पहले पहले अपनी पेमेंट शेयर कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप सबसे शेयर कर दिया गया लिंक, आप रजिस्ट्रेशन जैसे ही करेंगे तो आपको बैंक डिटेल्स ऑटो ईमेल में आ जाएंगी और वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली आई वुड रियली लाइक टू वंस अगेन थैंक आवर एक्सपर्ट फैकल्टी who gives their precious time here into this demonstration, and we really look forward to welcome you into the upcoming sessions and help learn together, because obviously nobody can claim कि everybody is simply expert. We learn from the participants as well. आपकी जो knowledge है वो भी हमें मिलती है, we learn from that, we share our own knowledge, so it's all about sharing our knowledge and experiences, and together we grow. With that, the final remarks that obviously this whole outline that has been covered into this whole orientation, with the final notes are that obviously the outline is definitely be covered, but we will be leaving some portions as open-ended कि अगर आपके कुछ questions आते हैं जो इस outline के अलावा आपको लग रहा है कि वो भी सर cover कर दें, तो we will not discourage you, we will encourage you कि हाँ ठीक है, bring in those parts and let's discuss and let's come to a meaningful conclusion. So that is another flexibility and another opportunity we are providing you so that everybody learns and grows, because ultimately हमारा मकसद यही है कि आप learn करें, grow करें, and most importantly एक confident टैक्स प्रैक्टिशनर बने अपने करियर्स में। इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला बहुत सारी कामयाबी दे। एंड विद दैट, फरहान शाहिद काजी along with our expert faculty training facilitators from UXL platform signing off right now, and I really look forward to welcoming you into the upcoming session. Thank you.